बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन कासिम एंड आई होप दैट आप सबकी सुबह खुशगवार गुजर रही होगी और आपका वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। मगर लेकिन उसकी एक शर्त है कि कोई आंखों की इन्फेक्शन या गले की इन्फेक्शन या ज़ुकाम खांसी या कोई और मसला ना हुआ हो। जैसे कि आप जानते हैं इस किस्म के इश्यूज़ काफ़ी फैले हुए हैं और इससे रिलेटेड हम आज बात भी करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग स्पेशली आई इन्फेक्शन से रिलेटेड बहुत अपसेट हैं। लेकिन जिस चीज़ पे मैं बात करना चाहती हूँ आज, वो एक ऐसी चीज़ है जो मैंने आज काम पे आते हुए बेसिकली नोटिस की, जिस पे मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हुई। गाड़ी में आ रही थी, मैंने मुड़ के देखा कि एक बच्ची जो है वो मोटर बाइक चला रही थी, मतलब उसकी ने गाड़ी अपनी उसने अपनी बाइक रोकी साथ। मैंने मुड़ के देखा, चेहरे पे मेरे मुस्कुराहट, एक खुशी हुई कि भाई देखें बच्चियाँ इंडिपेंडेंट होती जा रही हैं और इस तरह से वो। अच्छा, मैं उसको देख के मुस्कुरा रही हूँ तो मैं देख रही हूँ कि अगर मेरी गाड़ी है, यहाँ पे वो बच्ची की बाइक है, तो उसके साथ जो है वो दो लड़के बाइक के ऊपर थे। अच्छा, वो बार बार उसको देखें, हंसे, अपने एक दूसरे के कान में को खुसफुस करें और फिर आगे से उसको देखें। अब मैं देख रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि इनको मसला क्या है। और मेरे जहन में एक ही बात आई कि हमारी सोसाइटी में बहुत से अजीबो गरीब किस्म के मसाइल हैं, जिनमें से एक मसला ये है कि अगर औरत मोटरसाइकिल या बाइक चला रही हो या रेगुलर बाइसिकल चला रही हो तो पता नहीं हमें क्या अजाब आ जाता है। मुझे एक बात बताएं व्यूअर्स, क्या औरत मर्द से कम इंसान है? औरत, मर्द, ख्वाजा सराय, ये सब इंसान हैं और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम औरत, मर्द, ट्रांसजेंडर सबको बराबरी के साथ ट्रीट करें। जब हमारा स्टेट सबको बराबरी की तरह ट्रीट करता है तो हम क्यों नहीं करते एज सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान एंड एज ह्यूमन बीइंग्स। देखिए, बेसिक ह्यूमन राइट्स में से अगर हम देखें तो एक राइट ऑफ मूवमेंट, मतलब अपने मर्जी से मूव अराउंड करना, ये भी आपका एक बेसिक इंसानी हक है। अब बहुत सी फैमिलीज़ में ऐसी सिचुएशन होती है कि बच्चियां जो हैं वो पढ़ी लिखी होती हैं, क्वालिफाइड होती हैं, लेकिन क्योंकि उनको कोई काम पे सुबह छोड़ने वाला नहीं होता, उनको पिक करने वाला नहीं होता, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नहीं होती ट्रांसपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनको अक्सर औकात घर पे बिठा दिया जाता है। बहुत सी बच्चियों की तालीम यूनिवर्सिटी के लेवल की रह जाती है, क्योंकि कौन सुबह कॉलेज छोड़े, कौन लेके आए, अच्छा तुम प्राइवेट कर लो, अच्छा तुम घर पे बैठ के कर लो। और बहुत सी जगहों पे ख़वातीन, बच्चियों की ज़िंदगी मुतासिर होती है। फिर मियाँ बीवी हो, मैरिड कपल हो, खुदा न खास्ता मियाँ को कुछ हो जाए, बीमार हो जाए या कोई और उसको प्रॉब्लम हो जाए, तो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम घर में ख़त्म हो जाता है। वैसे तो बहुत सी अब ऐसी सर्विसेज आ गई हैं, जैसे कि पिंक रिक्शे भी हैं, अदरवाइज़ भी, कि अगर ख़वातीन ने उनको यूटिलाइज़ करने हैं वो कर सकते हैं। लेकिन अगर औरत गाड़ी चला सकती है तो वो बाइक और साइकिल क्यों नहीं चला सकती? मसला क्या है? लड़का रात के 3 बजे भी अगर टहलता हुआ रोड पे जा रहा है तो किसी टेंशन की बात नहीं है, लेकिन बच्ची जो है वो दिन दिहाड़े भी एक गली से दूसरी गली नहीं जा सकती तंग हुए बगैर। इसमें मुझे पता नहीं क्यों ये महसूस होता है कि हमारी एज पेरेंट्स तरबियत की कुछ प्रॉब्लम है, कि हम अपने बेटों को ऐसे रेज करते हैं कि हम उनको ये शो कराते हैं कि जी लड़कियों को ना तो कोई गाड़ी चलानी चाहिए, ना कोई बाइक चलानी चाहिए, उनको बस घर में लॉक होके 4 दीवारी में रहना चाहिए। भाई, अगर आप इस मुल्क की आधी पॉपुलेशन को घरों में बंद करके ढक के रख देंगे तो मुझे एक बात बताएं कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे? हमारे मुल्क की इकोनॉमी कैसे बेहतर होगी? इतनी बच्चियां क्वालिफाइड डॉक्टर्स घरों में बैठी हुई हैं क्योंकि उनको घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं मिलती या काम करने की इजाज़त नहीं मिलती। तो भाई क्यों उसको पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाया? सिर्फ इसलिए ताकि एक डिग्री का लेबल उसके नाम के सामने आ जाए। और फिर क्या उस बच्ची के कोई ख्वाब, कोई ख्वाहिशात, कोई ड्रीम्स, कोई एस्पिरेशंस नहीं है? ये एक ऐसा टॉपिक है जो मुझे बहुत चुभता है, क्योंकि व्यूअर्स, जब बच्चियों ने पाकिस्तान में बाइक चलानी शुरू की और साइकिल चला के अपने आप को इंडिपेंडेंट करना शुरू हुआ तो मुझे दिल से खुशी हुई। क्योंकि अक्सर ऐसा होता था कि किसी सैलून या किसी ऐसी जगह पे जाती थी जहाँ पे ज़्यादा ख़वातीन का क्राउड होता था, और जब भी उनसे बात करती थी उनकी लाइफ के बारे में और उनके बारे में, तो मेन इशू यही आता था कि भाई फ़लाँ बच्ची ने जॉब छोड़ दी। भाई क्यों जॉब छोड़ दी? क्योंकि उसके अब्बू कह रहे थे कि वो हर रोज़ काम पर जाते हुए लेट होते हैं तो वो उसको ड्रॉप नहीं कर सकते। अच्छा, वो खुद क्यों नहीं आती? क्योंकि उसको रिक्शे पे या टैक्सी पे आने की इजाज़त नहीं है। अच्छा, फिर वो खुद क्यों नहीं कोई मतलब बाइक या साइकिल चला लेती? घर से इजाज़त नहीं है। मुझे इस चीज़ की सेंस नहीं समझ आती। देखिए, हमारी पुलिस, हमारी ट्रैफिक पुलिस, इनका फ़र्ज़ है पाकिस्तान के सिटीजन्स को महफूज रखना, राइट? जो रोड पे लोग जा रहे हैं, जो गाड़ी वगैरह बाइक वगैरह चला रहे हैं, अगर एक बच्ची अपने घर से निकलती है बाइक पे
तो हमारी ऑफ कोर्स ये जो आर्म्ड फोर्सेस हैं एंड ऑफ कोर्स हमारी पुलिस जो है और हमारी जो ट्रैफिक पुलिस है, उनका फ़र्ज़ बनता है कि उस बच्ची को प्रोटेक्ट करें, और वो करते भी हैं। लेकिन अगर आवाम तंग करेगी तो फिर क्या होगा? बातें कसना, हंसना, पॉइंट करना, मजाक उड़ाना। देखिए, एक तो बात यह है कि लड़कियों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मजबूरी एक सेपरेट चीज़ है, मजबूरी से हट के। कोई मजबूरी में ही क्यों ये चीज़ें करे? इंसान नॉर्मल लाइफ में इन चीज़ों की तरफ क्यों नहीं जा सकता? लेकिन उससे हट के बहुत सी ऐसी बच्चियां होती हैं जिनको मजबूरी के तहत ही खुद बाइक चलानी सीखनी पड़ती है कि भाई अब्बू बीमार हो गई हैं, अम्मी जो हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं है, किसी एक बंदे ने तो घर की जिम्मेदारी लेनी है। मैं एक बच्ची को जानती थी जो बड़ी प्यारी बच्ची थी, लेकिन मेरी एक दिन उससे मुलाकात हुई, पार्लर में काम करती थी, सायरा नाम है उसका। तो मैंने कहा, सायरा, ये तुमने अपने बालों को क्या किया? उसने बिल्कुल ना शॉर्ट बॉयकॉट करा लिया, बिल्कुल। और वो बिल्कुल लड़का लग रही थी, मतलब उसकी हाइट शॉर्ट थी और बड़ी स्लिम स्मार्ट सी थी, तो वैसी उसकी फिजिक उस किस्म की थी। कहती, आपको पता है मैं बाइक पे, और इसके इतने प्यारे खूबसूरत व्यूअर्स, लंबे लंबे थिक खूबसूरत बाल थे। मैं कहा, सायरा क्या किया? हमारे जैसे लोग पिट रहे होते हैं कि काश हमारे ज़्यादा बाल होते। तो कहती है, आप ही मुझे काटने पड़े, क्योंकि आपको पता है मैं बाइक पे आती हूँ, क्योंकि अब्बू की तबीयत नहीं ठीक होती, जॉब तो मुझे करनी है, तो मुझे लोग तंग करते हैं। तो उस बच्ची को अपनी अपीयरेंस बदलनी पड़ी और ये शो कराना पड़ा कि वो लड़का है ताकि उसको मर्द तंग ना करे। व्यूअर्स, कितनी अफसोस की बात है कि इंसान से ही महफूज नहीं है, औरत मर्द से महफूज नहीं है। सो प्लीज़ व्यूअर्स, मेरी आप सब से एक रिक्वेस्ट है, एक इल्तिजा है कि बच्चियों को इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग बनाएं ताकि वो दुनिया का सामना कर सकें, ताकि वो अपनी ज़िंदगी को खुद मुख्तार होके जी सकें। व्यूअर्स, ज़िंदगी में किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। माँ बाप, अल्लाह हम सब के माँ बाप को ज़िंदगी दे, सेहत दे, हमारे सर पे सलामत रहे, लेकिन कभी बाप नहीं रहता, कभी माँ नहीं रहती, कभी इंसान एक्चुअली अकेला हो जाता है। फिर ऐसा इंसान क्या करे अगर उसको कोई सेंस ही नहीं है कि बैंकिंग कैसे की जाती है, बिल्स कैसे पे किए जाते हैं, टैक्सेस को कैसे पे किया जाता है, एक से दूसरी जगह कैसे पहुंचना है, बाहर की दुनिया में लोगों के साथ डील कैसे करना है। ये सारी चीज़ें हमें सिखानी चाहिए। हम बेटों को तो 7-8 साल की उम्र पे कुछ पकड़ा के कहते पुत्र जा सामने की दुकान से फलां चीज़ उठा के ले आ, लेकिन बेटियों को ऐसे घर में लॉक करके रखते हैं। ऑफ कोर्स बेटियां बड़ी प्यारी होती हैं और उनको हमने प्रोटेक्ट करना है, लेकिन हम अगर उनको इंडिपेंडेंट नहीं करेंगे तो वो आगे कैसे बढ़ेंगी? व्यूअर्स, मुझे अक्सर लोग कहते हैं तुम इतनी इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग कैसे हो? व्यूअर्स, 17 साल की उम्र पे मैं बाहर कनाडा यूनिवर्सिटी चली गई थी, बिल्कुल अकेली गई थी। मामा का वीज़ा नहीं लगा, मैं बिल्कुल अकेली जहाज़ पे चढ़ी और टोरंटो में उतरी। वहाँ से बस पे चढ़ी अपने 2 सूटकेस पकड़ के, और बस पे पहुंची मैं लंदन ओंटारियो, और वहाँ पे मैंने अपनी यूनिवर्सिटी स्टार्ट की, वेस्टर्न। व्यूअर्स, 1 हफ्ता 2 हफ्ते काफ़ी मैं कंफ्यूज थी, तकिए को गिलाफ में डालना नहीं आता था। लोगों ने कहा बैंक अकाउंट खोलो, मैंने कहा वो कैसे खोलते हैं? उन्होंने कहा बर्थ सर्टिफिकेट लेके आए अपना, अगर आपकी फलां चीज़ें नहीं। मैंने कहा बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ होता है? मतलब आप सोचें, मैं इतनी कंफ्यूज थी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप मुझे किसी चीज़ के बारे में पूछे, मुझे खुद नहीं पता होगा, मैं किसी से पूछ के आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर प्रोवाइड कर दूँगी। तो व्यूअर्स, इंडिपेंडेंट होना बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, और ये एक माँ होने के नाते मैं आपसे इल्तिजा कर रही हूँ। देखिए, मेरी बेटियाँ भी हैं, मेरे बेटे भी हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इनको इंडिपेंडेंट करें ताकि वो दुनिया का सामना कर सकें। और बच्चियों का बाइक चलाना, साइकिल चलाना फहाशी नहीं है, ये इंडिपेंडेंस है, और ये इंडिपेंडेंस इन बच्चियों की सारी ज़िंदगी काम आएगी। सो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो आपसे डिस्कस करना था। व्यूअर्स, इस टॉपिक पे तो बात चलती रहेगी, लेकिन अब मैं बढ़ना चाहती हूँ एक और बहुत ही कूल और इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ। वैसे तो आप जानते हैं कि रॉयल के सारे ही प्रोडक्ट्स बहुत ही ब्रिलियंट होते हैं, लेकिन आज मैं बात करना चाहती हूँ रॉयल की वॉशिंग मशीन की। ये मशीन प्योर प्लास्टिक और डबल प्लास्टिक बॉडी से बेसिकली बनी हुई है, जो इसको ड्यूरेबल और लॉन्ग लास्टिंग बनाती है। इसका जो जेट स्ट्रीम सिस्टम है वो कपड़ों की में बहुत अच्छी धुलाई करता है, और आम मशीनों से कई गुना ज़्यादा इसकी परफॉर्मेंस है। वाटरफॉल की बदौलत कपड़ों में सही तरीके से जो आपका डिटर्जेंट होता है वो मिक्स हो जाता है, और इसमें इतनी मजबूत मोटर इस्तेमाल की गई है कि 10 साल की वारंटी के साथ ये आपको प्रोवाइड की जाती है, और 1 ईयर के कंप्लीट पार्ट्स एंड फ्री होम सर्विस मौजूद है। सो आप भी रॉयल की इस ब्रिलियंट वॉशिंग मशीन को घर लेके आएँ,
और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। और आप बड़े आराम से इनकी वेबसाइट पे जाके भी ऑर्डर कर सकते हैं, सो आपको जाके फिज़िकली ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। रॉयल का क्वेश्चन ऑफ द वीक मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये पूरा हफ्ता आपसे सवाल पूछा जाएगा एंड देन एट द एंड ऑफ द वर्क वीक हम आपको सवाल का जवाब भी देंगे और अपने विनर को भी अनाउंस करेंगे, हमारे लकी ड्रॉ के विनर को। सो जीतने का मौका आ गया है, इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएं। पाकिस्तान का पहला दारुल हुकूमत यानी कि कैपिटल कौन सा शहर था? कौन सा शहर था इज वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान का पहला दारुल हुकूमत कैपिटल कौन सा शहर था? लाहौर, कराची या फिर इस्लामाबाद? राइट ऑप्शन के साथ आप हमसे राब्ता करें और हम लकी ड्रॉ में आपका नाम शामिल करेंगे एंड यू विल बी द विनर। और आप हमसे राब्ता कर सकते हैं थ्रू फेसबुक, और फेसबुक का जो हमारा पेज है मॉर्निंग एट होम का, उस पर आप हमें डीएम करेंगे, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट मैसेज। ठीक है, आपने सवाल के नीचे नहीं जवाब देना, आपने हमें डीएम करके जवाब देना है। आपका नाम और आपकी इन्फॉर्मेशन हम ऐड कर देंगे इनटू आवर लकी ड्रॉ बॉक्स एंड एट द एंड ऑफ द वीक हम विनर अनाउंस करेंगे। जी हाँ व्यूअर्स, अब मैं आपसे बात करना चाहूँगी, मैं आपसे क्या बात करना चाहूँगी, मेरी प्यारी सी सहेली, मेरी फ्रेंड शेफ तैयबा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जुगन, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। मंडे मॉर्निंग ना दिमाग का रियलाइन होने में थोड़ा टाइम लगता है। बिल्कुल ऐसे सही कह रही हैं। कल मैं मुल्तान में थी एक इवेंट के लिए, सुबह 3 बजे घर पहुंची हूँ। वो जो कहता है ना, बिल्कुल ही हवाइयाँ उड़ी हुई हैं इस वक्त, और आते ही पता चला कि मतलब कुछ 4 लोगों को आई इन्फेक्शन, जिसको हम कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, वो हुआ है। बाय द वे आज हम उससे रिलेटेड बात भी करेंगे। ठीक है, बिकॉज आपने नोटिस किया हर दूसरा बंदा बीमार है। बच्चों को हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई हुई है इसकी वजह से। बिल्कुल, बट वो ये ना कि इसके फैलने को रोकने के लिए हमें ऑब्वियसली प्रॉपर स्टेप्स भी लेने चाहिए, और इस पर डिस्कशन भी करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग परेशान हो के कोई आंखों में टिक्के लगवा रहा है, कोई कुछ करवा रहा है। प्लीज़ खुदा का वास्ता है आज की गुफ्तगू गौर से सुनिएगा और जो डॉक्टर साहब कहेंगे उस बात को फॉलो कीजिएगा। चले, आज मैं बड़ी उस्तानी वाले मोड में आई हूँ तो मुझे बताइए कि हम किचन में क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं सिंधी बिरयानी, और उसके साथ जब नूरपुर है तो फिर आपको पता है कि डिज़र्ट तो बनता है, तो इसलिए। और नूरपुर के बारे में व्यूअर्स आप सभी जानते हैं कि इनके प्रोडक्ट मतलब एक अरसे से ये प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर है, और अब नई पैकेजिंग और नई ऐड को तो देख के वैसे ही दिल खुश हो गया है नूरपुर का। मुझे तो नया ऐड बहुत ही पसंद आया। आई एम श्योर यू मस्ट हैव रियली लाइक्ड इट एंड आई लव द न्यू पैकेजिंग। आई लव द न्यू पैकेजिंग। ग्रीन रिप्रेजेंट करता है, यू नो, एक वो जो कहते हैं ना कि मतलब द कलर ग्रीन नॉर्मली मुझे वो वाली चीज़ देता है कि हम बात कर रहे हैं अबाउट सस्टेनेबिलिटी, अबाउट मेकिंग श्योर। और देखें, एक और चीज़ जो नूरपुर की पैकेजिंग में है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, हलाल तो है ही, बट इसके साथ साथ इन्होंने रिसाइकलिंग का भी आपको दिया हुआ है मैसेज, उसके साथ साथ पाकिस्तानी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से है। मतलब फौजी फूड्स का ये एक बहुत ही ब्रिलियंट प्रोडक्ट है। और उसके साथ मैं ये भी आपके साथ शेयर करूँगी कि व्यूअर्स, ना सिर्फ फुल क्रीम दूध, लेकिन इनकी जो फुल क्रीम इनकी जो क्रीम है, डेयरी क्रीम, वो भी बहुत बेहतरीन है। मक्खन भी नूरपुर का बचपन से सारे ही खाते आ रहे हैं, हर किसी के घर में हमेशा नूरपुर का ही मक्खन आया है और अब भी आता है। सो ब्रिलियंट प्रोडक्ट्स, डेफिनेटली ट्राई दम। हमें भी अपनी फीडबैक दीजिएगा। एंड देखें, माओं की मेन परेशानी हमेशा नाश्ता होती है, या कोई डिज़र्ट या कोई ऐसी चीज़ जो बच्चे खा लें जिसमें तवानाई भी हो। तो नूरपुर ने हमारा ये मसला रिजॉल्व कर दिया। बिल्कुल। सो लेट्स गो टुवर्ड्स द रेसिपी फॉर नूरपुर। जी, सबसे पहले मैं आपको सिंधी बिरयानी का बता देती हूँ। सिंधी बिरयानी के लिए हम नूरपुर का पहले जो रेसिपी है वो प्लीज़ शेयर कीजिए। ठीक है, हम बना रहे हैं मैंगो डिलाइट। और मैंगो डिलाइट वैसे तो इसमें हम क्रीम विप करके उसमें हम मैंगो पल्प ऐड करके और सारा तरीका, लेकिन क्योंकि हमारे पास नूरपुर की इतनी सारी प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं तो मैं चाहूँगी कि हम उसका मिल्क भी यूज़ करें। तो मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। मैंगो डिलाइट के लिए दूध 1.5 लीटर, आम का पल्प 3 कप, आम 3 कप, और कंडेंस मिल्क हस्बे जायका, बिस्किट 3 पैकेट, मक्खन हस्बे ज़रूरत, क्रीम 2 पैकेट, और कस्टर्ड पाउडर हम 1 खाने का चम्मच ले रहे हैं, और नट्स 1/4 कप है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दूध को बॉईल करके उसके अंदर हम कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे। नट्स भी हम साथ ही ऐड करेंगे ताकि वो ज़रा सॉफ्ट हो जाएं और खाने में जो है वो अच्छे रहें। और उसके बाद कंडेंस मिल्क, और इसको जब हम ड्राई कर लेंगे अच्छी तरह, तकरीबन 20 मिनट्स के लिए हम इसको पकाएंगे। उसके साथ हम इसमें कस्टर्ड पाउडर जो है वो ऐड कर देंगे, और ये ज़रा थिक हो जाएगा तो इसको हम ठंडा कर लेंगे अच्छे तरीके से। फिर हम अपनी एक डिश में, जैसे ये मैंने ऐड किया है बिस्किट के अंदर बटर, मैंने मेल्टेड बटर ऐड करके इसको मैंने बेस पे लगा दिया। बटर जी बिल्कुल, हमने नूरपुर का बटर यूज़ किया है। और उसके ऊपर जो है हम अपने जो मिल्क हमारा ड्राई हुआ है कस्टर्ड के साथ, उसकी लेयर लगाएंगे। उसके बाद ये मेरे पास मैंगो पल्प है, हम इसकी लेयर लगाएंगे क्रीम के साथ इसको विप करके।
और एंड में जो है उसकी टॉपिंग में जो है वो हम दोबारा बिस्किट ऐड करेंगे और साथ थोड़ा सा मैंगो पल्प के साथ इसको गार्निश कर देंगे। अब आप इसी रेसिपी को, क्योंकि मैंगो आउट ऑफ सीजन बिल्कुल अब टेल एंड पे है, तो आप इसको पीच के साथ भी बना सकते हैं। मैंने पीच डिलाइट भी किसी के घर खाई थी, मैंगो डिलाइट भी बड़े मज़े की बनती है, अपना बनाना डिलाइट बड़े मज़े की बनती है। जो भी फ्रूट अवेलेबल हो, मतलब सेब इतना नहीं अच्छा लगता, बट इस किस्म के फ्रूट्स अच्छे लगते हैं। तो सिंधी बिरयानी की तरफ आ जाते हैं। सिंधी बिरयानी के लिए हम चावल यूज़ करेंगे 1 किलो, जिनको मैंने बॉईल कर लिया है, मुर्ग का गोश्त 1 किलो, नमक हस्बे जायका, सुर्ख मिर्च पाउडर 3 खाने के चम्मच, काली मिर्च साबुत 1 चाय का चम्मच, तेज़ पत्ता 2 से 3 अदद, बादियान फूल 2 अदद, जायफल 1 चाय का चम्मच, जवत्री 1 चाय का चम्मच, सब्ज़ इलायची 4 से 5 अदद, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, दालचीनी 1 अदद, लौंग 1 चाय का चम्मच, दही 1 कप, तेल हस्बे ज़रूरत, प्याज 3 से 4 अदद, टमाटर 3 से 4 अदद, आलू 4 अदद, हल्दी आधा चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, आलू बुखारा 10 से 12 अदद, और गार्निश के लिए हम इसमें हरा धनिया, लीमू और पुदीना जो है वो यूज़ करेंगे। तो रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले हमने जो है वो ऑयल पैन में लेके उसमें हमने प्याज सुर्ख करना है। प्याज सुर्ख करने के बाद हम उसमें अदरक लहसुन की पेस्ट और जो हमारे साबुत गरम मसाले हैं वो सारे ऐड कर देंगे। उसके बाद हमने इसमें चिकन ऐड करना है। चिकन का जब अच्छी तरह जब वो कलर उसका जो है वो आ जाएगा ब्राउन, और उसके बाद जो उसका पानी है वो ड्राई हो जाएगा, उस स्टेज पे हम इसमें जो है वो बाकी सारे ग्राइंडेड मसाले पाउडर फॉर्म में जो है वो ऐड करके, दही ऐड करके, टमाटर ऐड करके अच्छी तरह चिकन को कुक कर लेंगे उन्हीं सब्जियों के पानी के अंदर। एक्स्ट्रा आपने पानी नहीं ऐड करना। और चावल हमारे पास बॉयल हैं, फिर हमने इसकी तह लगानी है और इसमें आलू भी जो है वो हम चिकन के साथ ही गला लेंगे। तो चावलों की तह लगा के उसमें हम चिकन की तह लगाएंगे और एंड में जो है वो दोबारा चावल ऐड करके, तो जो हमारे ग्रीन मसाले हैं जिसमें धनिया, पुदीना, सब्ज़ मिर्च, लेमन, ये सब चीज़ें हम ऐड करके गार्निश करके और उसको दम दे देंगे। साथ थोड़ा सा हम ज़रदा रंग भी ऐड कर देंगे। अब देखते हैं कि तैयबा जी ये जो दो बहुत ही मतलब इतनी कोई इजी डिशेस नहीं है बनाने को, क्या टाइम पे बना भी लेती है कि नहीं? इंशाल्लाह। वैसे तो आप टाइम से पैसे ही हमेशा रेडी होती है। मैं आपको कहती हूँ ज़रा फास्ट फॉरवर्ड पे कम हुआ करे, थोड़ा रिवाइंड पे भी चली जाए। जी बिल्कुल। शक्ल आपकी रिवाइंड पे है और माशाल्लाह जैसे आपने कहा मंडे आज मंडे को भूख भी ज़्यादा लगी होती है काम पे आते ही। सो हम ब्रेक की तरफ जाएंगे व्यूअर्स। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो थोड़ी सी हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करेंगे नूरपुर के पॉइंट ऑफ व्यू से। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से पहले जब हम बात कर रहे थे दूध की, क्रीम की, मक्खन की, दूध और दूध से बने हुए अज्जा की, तो ऑब्वियसली नूरपुर का नाम ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट आता है। और जब हम बात करते हैं किसी भी प्रोडक्ट की, ग़िज़ाइयत की, किसी भी फूड ग्रुप की, और मिल्क इन इटसेल्फ एक बड़ा इंपॉर्टेंट फूड ग्रुप है और उससे बहुत सी चीज़ें बनती हैं। दही बनती है, क्रीम बनती है, मक्खन बनता है, देसी घी बनता है। दूध एक इन इटसेल्फ एक मुकम्मल ग़िज़ा है जो हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं, लेकिन इसमें एक्चुअली क्या बेनिफिट्स हैं ये हम जानेंगे। अगेन जिनका नाम हमारे पास टॉप ऑफ द लिस्ट आता है व्हेन इट कम्स टू डाइटिशियंस एंड न्यूट्रिशनिस्ट, डॉक्टर आयशा खालिद हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो प्यारी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मॉडलिंग और एक्टिंग की तरफ कब आ रही हूँ? अभी नहीं, अभी नहीं। मैं हर बार यही सवाल करती हूँ। क्या बोलूँ मैं? अच्छा ये बताओ मुझे कि एक चीज़ जिसकी बचपन से सुनते आ रहे हैं, दूध दूध दूध। बच्चा पैदा भी होता है तो सबसे पहली उसकी जो ग़िज़ा होती है वाइटल, हाँ, वो दूध होती है। ठीक है, वो माँ का दूध होता है, लेकिन मिल्क 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 आखिरी सांस तक दूध। दूध के बारे में क्या कहेंगे आप? अच्छा, माँ का दूध सिर्फ वो हम ये समझते हैं कि इट्स जस्ट वन ऑफ द थिंग्स, बट इट इज़ एवरीथिंग। मतलब दूध एक ऐसी चीज़ है, इट्स अ होल होल एक कंप्लीट डाइट इसे बोला जाता है। मतलब इट्स सच अ न्यूट्रिशियस फूड one could have, not just babies, not just kids, not just एक वो है ना कि जी छोटे बच्चे ही पी सकते हैं। और हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वो कॉन्सेप्ट बड़ा एक वो लगता है लोगों को कि वेग होता जा रहा है कि हमें दूध की ज़रूरत नहीं है या शायद वी डोंट नीड इट एनी मोर। बट इंतहाई एक लाजमी जुज़ है अगर हम अपनी डाइट में राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, ये बात ज़रूरी है जुगन कि हमें लगता है कि माँ का दूध आपने पहले 2 साल देना ही देना है, अनलेस कोई इमरजेंसी या कोई प्रॉब्लम हो जाए। 2 साल के बाद, और बाय द वे इवन जब बच्चा छोटा होता है, माँ का दूध तो आप देते हैं पीने के लिए, लेकिन आप रेगुलर दूध से खाने की बहुत सी चीजें बना सकते हैं 1 साल की उम्र के बाद। एग्जैक्टली, जब 6 महीने के बाद वीनिंग पे आता है बच्चा, अच्छा, जब उसको 6 महीने के बाद
आप रेगुलर मिल्क कब इंट्रोड्यूस करा सकते हैं बच्चे की डाइट में, खाने पीने की चीज़ों में भी? अच्छा, जब आपको पता है अक्सर फीडिंग मदर्स को, जब लैक्टेटिंग मदर्स को दूध का मसला होता है, वो नहीं पिला पा रही होती हैं, जो भी XYZ हेल्थ इश्यूज होते हैं, उसमें भी हम रेगुलर दूध शुरू करा देते हैं। मतलब हम करा देते हैं, वो डिपेंड करता है फार्मूला कौन सा है, रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर्स एंड ऑल। हम रेगुलर मिल्क उस वक्त भी हम बच्चे को भूखा तो नहीं छोड़ेंगे ना, हाँ। तो वो करा देते हैं। लेकिन 6 महीने आइडियली आप देते हैं कि माँ के दूध पे, यानी इट शुड बी कम्प्लीटली मदर पर देखो उसके बाद जब हम दूध स्टार्ट करते हैं तो वो लिटरली हमारी आखिरी सांस तक हमारा साथ और ऐसा है। लेकिन डोंट यू थिंक कि अब ये चीज़ हमारे मिथ्स की वजह से हम वो करते जा रहे हैं, इग्नोर करते हैं, जबकि दूध इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, लोग अक्सर कहते हैं जी हमने अपनी डाइट में से डेयरी निकाल दिया है और ग्लूटेन निकाल दिया। ओ भाई, आपने 2 इतने मेजर फूड ग्रुप निकाल दिए हैं तो पीछे आपके जिस्म का हाल क्या होगा? अब असल में जो ट्रेंड्स हैं या ट्रेंड सेटर्स जो कि गलत बात को प्रमोट करते हैं, उसमें एक ये भी चीज़ आती है कि आपका वजन बढ़ जाएगा। यू मस्ट हैव हर्ड के दूध पीने से, चूँकि दूध में फ़ैट है, दूध में फलां है और फैट है, बट हमें जितना फ़ैट चाहिए उससे ज़्यादा नहीं है, उतना ही है। और अगर हम 1 से 2 ग्लास, जैसे अगर मैं कैलोरीज की बात करूं, 1 ग्लास जो कि 240 ml का आइडियली होता है, या कप है तो 240 ग्राम्स का होता है, अगर हम वो ले लेते हैं 120-30 कैलोरीज देगा आपको। 130-20 कैलोरीज क्या हैं? आई मीन दे आर नथिंग। मसला उसमें तब बनता है जब आप उसके अंदर चीनी डाल देते हैं, आप उसके अंदर डिफरेंट किस्म की मिक्सेस डाल देते हैं, हेल्दी अनहेल्दी तब होता है। अब बहुत से लोग बच्चों को दूध, देखिए दूध इन इट्स प्योर फॉर्म, अब हमजा को मेरे देखिए 17 साल का है मेरा बेटा, वो दूध पीता है बाय इटसेल्फ। वो जाता है, पैक निकालता है, नूटपुर का ग्लास में डालता है, ही जस्ट ड्रिंक्स द मिल्क बाय इटसेल्फ। उसको ना चीनी की ज़रूरत होती है, ना उसने उसको को मीठा डालना होता है। और अगर बच्चा इंसिस्ट कर भी रहा है तो चलो एक केला ब्लेंड करके उसके अंदर दे दो, मीठा भी हो जाएगा। खजूर, स्मूदीज दे सकते हैं, खजूर डाल सकते हैं। मतलब आप बेसिक वो रखें ना, दूध के साथ कोई भी फ्रूट डाल लिया, उसमें आप आमंड्स डाल सकते हैं, हनी डाल सकते हैं, ओट्स डाल सकते हैं। वो तो फिर आप जितना न्यूट्रिशियस बनाना चाहें बन सकता है। बाय द वे मील बन जाता है। आप एक बॉइल्ड अंडा बच्चे को दे दें और साथ में आप एक खजूर और केले का शेक दे दें बच्चे को। मैं आपको बताऊं व्यूअर्स, इससे ज्यादा आप अच्छा ब्रेकफास्ट बच्चे को नहीं दे सकते। हाँ, अगर वो रोटी नहीं खाना चाह रहा, पराठा नहीं खाना चाह रहा, सुबह में हमारा भी दिल नहीं करता बहुत हैवी चीज खाने का, स्पेशली रोटी चावल और आप छोटा सा पराठे का रोल बना के नाश्ता उसको उसके लिए दे दे, स्नैक के लिए। देखिए स्कूल में लंच बॉक्स तो भेजना ही होता है। अच्छा, एक ये भी वजह है कि लंच बॉक्स तो स्किप हो ही रहा है, लंच बच्चे नहीं कर रहे। दूध को स्किप करने से जो बच्चों की हड्डियों के मसाइल हैं वो सब एफिलिएट करते हैं, कैल्शियम मिल गया, विटामिन डी मिल गया, लेकिन वो ओवरनाइट कभी भी उसकी कमी पूरी नहीं होगी। मतलब यू हैव टू टेक इट एंड स्टार्ट कंज्यूमिंग इट, ड्रिंकिंग इट राइट अगेन, एज आई सेड फ्रॉम द बिगिनिंग। बच्चे एंड ऑनवर्ड, जैसे अब हम हैं, अब देखो ना बच्चों को रेगुलर दूध घर पे तो हम जैसे माएँ पिला लेती हैं, राइट, लेकिन जब टाइम आता है कि स्कूल में उनको दूध किस तरह भेजें वट एवर, तो देखिए फ्लेवर्ड मिल्क भी अवेलेबल है, तो वो भी आप भेज सकते हैं, राइट। उनके साथ लंच बॉक्स में बॉटल भी तो हम देते हैं ना। हाँ। आप उसमें इवन कोई ड्रिंक बना के रख सकते हैं, जैसे कोई भी उसके साथ आपने स्मूदी की फॉर्म में या शेक की फॉर्म में दूध जाना चाहिए, उसमें आप कोई चीज़ मीठी डाल लें, चीनी कोशिश करें कि राइट अगेन उनको आदत ना डाले, बिकॉज अगर वो चीज़ शुरू से चलेगी वो फिर बाद में नहीं छोड़ पाएंगे, अब वो चाहे वजन कम करने के लिए हो या किसी और चीज़ के लिए। तो बेहतर है। साथ क्रीम की बेचारी की बड़ी रेपुटेशन खराब है, जबकि मुझे इतनी पसंद है। क्यों खराब है? मतलब मलाई इतने मजे की होती है, मक्खन की, देसी घी की, क्रीम की, मतलब मुझे समझ में नहीं आता। मतलब ये तो ऐसी चीजें हैं कि मतलब इनके साथ एक तो थेरेप्यूटिक है। मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं अगर बटर के साथ वो चाहे पराठा खा रही हूँ, कुछ खा रही हूँ, वो इतना थेरेप्यूटिक लगता है। मक्खन रोटी चीनी, हाँ एग्जैक्टली, ट्रेडिशनली। और अगर आप उसको दूध नहीं भी बच्चे नहीं खाते पीते या दूध से बनी अशिया नहीं पसंद कर रहे होते, अगर आप उसकी रेसिपीज़ को थोड़ा सा चेंज कर दें और उसको थोड़ा सा जैसे मुझे अगले दिन कोई क्लाइंट मिला, वो कहने लगा कि मेरे बच्चे कद्दू नहीं खाते, और उनको दाल के साथ ब्लेंड करके दिया तो खा लिया, और बोला कि चने की दाल आपने बहुत अच्छी बनाई हुई है, जबकि उसमें मिक्स था। इसी तरह अगर आप रेसिपीज़ को चेंज करके बच्चों को दे तो बच्चे नहीं, इवन हम बड़ों को भी आदत नहीं होती एट टाइम्स, जैसे भिंडी नहीं खा रहे तो नहीं खा रहे, या अगर दूध नहीं पी रहे तो नहीं पी रहे। और आप देखिए कि ख़वातीन को पाकिस्तान में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है हड्डियों का भुरभुरापन एक बहुत मेजर इशू है। ऑस्टियोपोरोसिस और आर्थराइटिस इतनी ख़वातीन को होता है पाकिस्तान में कि एक हैरान कुन और अपसेटिंग बात है।
और दूध एक ऐसी चीज़ है जो इसको बड़े अच्छे तरीके से काउंटर कर दूध सकती है। में जो कैसीन है, दैट इज़ अ मिल्क प्रोटीन। कैसीन आपकी जो इसकी कैल्शियम की और फास्फोरस की एब्जॉर्प्शन है उसको भी बढ़ाती है। नेचुरली इतना अच्छा कंस्ट्रक्टेड है, कुदरती इतनी अफादियत है, बग़ैर किसी अडल्ट्रेशन के, बग़ैर किसी फोर्टिफिकेशन के। वो तो खैर अब जब हमारे पास टिन्स की, डब्बों की बात करते हैं, पैकेज्ड मिल्क की बात करते हैं, तो उसमें फोर्टिफिकेशन के साथ आयरन भी डाला हुआ है जो कि कुदरती तौर पे दूध में नहीं होता। फोर्टिफिकेशन से एक फ़ायदा ये होता है कि जो पैकेज्ड मिल्क्स हैं, पैकेज्ड ऑप्शंस हैं, जो भी हमारे पास मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो चीज़ की फॉर्म में हो, जो भी डेयरी फॉर्म्स हैं, राइट, उसमें आयरन भी फोर्टिफाई किया हुआ है, डिफरेंट वाइटामिन फोर्टिफाई किया। एक वक्त था जब सब कहते थे खुला दूध लेना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, बट व्यूअर्स अब खुला दूध इतनी, मतलब उसके अंदर इतना बैक्टीरिया और इतने मसाइल होते हैं, और खुला दूध आप लेके आओ घर पे रखो, 2 घंटे के बाद वो खराब हो जाता है। और वो बिल्कुल, क्योंकि वो पता नहीं गवाला आपका कब से चला हुआ और कहाँ से निकला, कहाँ पहुंचा और कब पहुंचा, वो उसकी शेल्फ लाइफ तो नहीं, क्योंकि उसमें कोई प्रिजर्वेटिव देखिए गाय घर में है तो ठीक है, अब घर पे उस तरह रेगुलर हर रोज दूध निकाल के पी ले, बट द फैक्ट इज ये वाला ऑप्शन और लग्जरी मोस्टली लोगों के पास आजकल के ज़माने में नहीं होती। इसलिए हम कहते हैं कि एक अच्छे किसी पैकेज मिल्क का इंतखाब करें जो आपको सूट करता है, जो आप लोगों को पसंद है। देखिए हम तो बचपन से मक्खन इस ब्रांड का खाते हुए आ रहे हैं, बचपन से, मतलब मैं छोटी सी थी तो मुझे आज तक वो उसका वो गोल्डन उसका जो याद है वो कब और इतने मजे का, मतलब रोटी पे लगाओ तो आपको उसके अलावा और को चौपड़ के उसके साथ खा लो, बहुत मजे का। हमने कभी भी डिजर्ट्स बनाई हैं तो हमेशा डिजर्ट्स में उसी को यूज़ किया है, क्योंकि उसके अंदर जो हल्का सा सॉल्ट कंटेंट होता है बड़ा मजे का उसको कर देता है, बैलेंस में ले आता है, टेस्ट अच्छा बढ़ जाता है। अल्टीमेटली देखें चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे तो ही आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। दूध आपने पीना है, दूध आपकी एक बेसिक ज़रूरत है। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि यार स्पेशली मर्द हजरात कि यार अब मैं को बच्चा हूँ, मैं क्यों दूध पीऊँ। मैंने बात स्टार्ट इसी चीज़ से की ना कि सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये वाइटल है हमारे लिए जनरली भी। एडोलेसेंट एज में, इवन आप जब बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, 50 क्रॉस कर लिया, 60 क्रॉस कर लिया, आप तो ऑलरेडी बहुत सी चीज़ों पर डिपेंडेंट हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है जुगन, मेरे नज़दीक बीइंग अ डाइटिशियन? बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, उसकी गट हेल्थ, गट आपका अच्छा है ना, मार्क माय वर्ड्स, यानी आपका ट्रैक, जीआई ट्रैक, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, आपके आधे मसाइल वहाँ से हल, क्योंकि आपका मैदा ख़राब, सब ख़राब, जो आपने चीज़ कंज्यूम की वो हज़म नहीं हो रही। योगर्ट, जब दूध या दूध से बनी अशिया की बात आती है, योगर्ट आपने घर पे बनाया है या आपने बाहर से लिया है, या हाउ एवर यू आर कंज्यूमिंग इट, यू हैव टू हैव इट एज अ फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। यानी मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप, अगेन इट डिपेंड्स एंड इट वेरीज पर्सन टू पर्सन। कई लोगों को सुबह में नहीं सूट करता, जैसे दूध की अक्सर आपने ये सुनी होगी कि मुझे रात में नहीं सूट कर रहा, दिन में नहीं सूट कर रहा, या यू नो, तो वो डिपेंड करता है। लेकिन दही को मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप सुबह में एज अ फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग स्टार्ट करें। पहली चीज़, पानी आधा ग्लास, 1 ग्लास नीम गर्म पानी पीने के बाद अगर आप दही लेते हैं, इसके बेतहाशा फ़वाइद हैं, क्योंकि इसमें प्रोबायोटिक्स हैं जो कि हेल्दी बैक्टीरिया है, आपकी गट में पाया जाता है, उसको वो प्रोमोट करता है। अगर आप किशमिश के साथ इसकी जाग लगा दें, देसी पीपल वुड अंडरस्टैंड एंड वुड कनेक्ट कि जाग का क्या मतलब है। यू नो, घर पे जब हम दही जमाते हैं तो वो पुराने दही की एक बिल्कुल चुटकी सी डाल के दही बनाते हैं, उसके साथ आप 5-7 किशमिश डाल दें या कोई 1-2 खजूरें डाल दें, तो वो जो सॉल्युबल इनसॉल्युबल फाइबर उसके साथ मिक्स करके, क्योंकि उसमें फाइबर जो है वो प्रीबायोटिक्स के तौर पे काम करता है, प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स मिलके बहुत अच्छा उनका अफेक्ट है एंड रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। वेट लॉस, डायबिटीज़, स्किन, बाल, नाखून, नेम इट, कौन सी चीज़ है जिसके लिए ये अच्छा नहीं है। और सबसे बड़ी बात आपकी गट हेल्थ, यू नो, अब वो बच्चे खाएं, बल्कि बच्चों को आप इसमें स्मूदीज़ बना के दे सकते हैं सुबह स्कूल जाते हुए में, क्योंकि दही पैरिशेबल आइटम्स में आता है, दूध पैरिशेबल आइटम्स में आता है, वो बच्चे कैरी उस तरह से शायद खुला नहीं कर पाते, जिसकी वजह से पैकेज भी दे सकते हैं या साथ किसी चीज़ में बना के, या आप सुबह में दे रहे हैं, लंच के टाइम पे भी अगर बच्चे ने सुबह नहीं लिया, आप दोपहर के टाइम पे बच्चे को भी दें, खुद भी खाएं, शाम को रायते की फॉर्म में बनाएं, स्पोर्ट्स वगैरह करके आते हैं, वो भी एक अच्छा टाइम होता है। हाँ, वो भी अच्छा टाइम है स्मूदीज़ के लिए या शेक्स के लिए, या रॉ फॉर्म में, क्योंकि मसला रॉ फॉर्म का ना, रॉ फॉर्म में दूध से भी मसला होता है, बच्चों को टेस्ट शायद डेवलप नहीं हुआ होता, तो उसमें आप अगेन एज यू सेड कि फ्लेवर्ड मिल्क भी है, हमारे पास और भी बेतहाशा ऑप्शंस हैं, और अगर हम उनको वो रहते हुए इस्तेमाल करते हैं तो दे आर वेरी गुड। और 1 से 2 ग्लास, आई रिपीट, ये सिर्फ बच्चे के लिए नहीं है खुदारा, आप लोग ये क्यों इस चीज़ को कंफ्यूज करते हैं कि वो है और बड़ों के लिए कितना अमाउंट। बच्चे 3 ग्लास भी पी सकते हैं, ठीक है। बड़े को अगर वेट से इशू है, कैलोरीज इसमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, हाँ, हाउएवर इट इज़ फैटनिंग, बट इट हैज़
like normal fats इसमें And कोई good बुरे fats. and good fats and good proteins. So you can have it 1 से 2 ग्लास, यानी ये कोई 1 ग्लास इज 240 ml का. अच्छा, अब इधर एक फाइनल सवाल मेरा ये है कि दूध पत्ती बहुत से लोग बनाते हैं या कॉफ़ी डाल देते हैं थोड़ी सी अपने, मतलब कहते हैं कि भाई दूध उस या white दूध cell सोडा की- के साथ वो करते हैं. हाँ, दूध सोडा भी करते हाँ. हैं, तो थोड़ा सा ये क्लियर कर दो, दूध सोडा या आप जैसे कि मैंने अगर दूध पत्ती के 2 ग्लास पी लिए, अब अगर इतना मेरा ग्लास है, मेरा मग है और इसमें मैं दूध पत्ती बना के इतना पी लेती हूँ, तो क्या वो भी दूध के ही ज़ुमरे में जाएगा या वो नहीं ठीक? अच्छा, अगर हम इसको कैफीन या कैफिनेटेड चीज़ों के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, एक बेवरेज बना दिया कैफिनेटेड बेवरेज, तो उसका वो फ़ायदा नहीं है. यानी कि कोल्ड कॉफ़ियाँ लोग पी लेते हैं। कोल्ड कॉफ़ी, हाँ, अगर उसमें कॉफ़ी की, चाय की यानी पत्ती की मिकदार कम है तो दैट इज़ फाइन. क्योंकि देखें, दूध कंसिस्ट ऑफ 80%, 80% बल्कि ज़्यादा का पानी उसमें होता है. वो पानी कहीं नहीं जा रहा ना. मतलब आपको स्टिल हाइड्रेट कर रहा है. जो ये लोगों का मिसकंसेप्शन है कि जी वो डिहाइड्रेट करता है तो फला. चाय या कॉफ़ी डायरेटिक ज़रूर है, यानी आपको यूरिनेट कराती है, बार बार आपको यूरिनेशन होती है, लेकिन उसमें पानी का कंटेंट इज स्टिल देयर. दूध की अफादियत पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये है कि उसकी एब्जॉर्प्शन कैल्शियम की और बाकी चीज़ों की हिंडर ज़रूर हो सकती है, क्योंकि इसमें कैफीन है ना, दैट इज़ देयर. बट तो चाय 1 से 2 कप तो नहीं चाय चाहिए. वगैरह के, अच्छा दूध सोडा जो होता है, अच्छा, दूध सोडा में भी जो कोलाज हैं दे हिंडर, क्योंकि उसमें फॉस्फोरिक एसिड है, ठीक है। वो ज़रूर हिंडर करता है. लेकिन एक और चीज़ यू वुड बी सरप्राइज टू नो कि जो वाइट वाला वो है फिजी ड्रिंक, वो नहीं करता. सो यू कैन हैव इट, बट उसमें आप रेशो क्या, अगर आपको बताऊं, अगर मेरी रेसिपी से आप दूध सोडा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि दूध सोडा में हम कोला तो नहीं डाल रहे ना, वाइट वाला डाल रहे हैं. अगर वो इस्तेमाल करते हैं आप, अगर क्वार्टर उसमें आप डाल दें द ड्रिंक, द सोडा एंड रिमेनिंग दूध डाल तो फिर आपको कोई इफेक्ट. फ्लेवर भी आ जाएगा और वो और फीस बच्चे भी, बड़े शौक से पीते हैं. बच्चे बड़े शौक से पीते हैं. बट खैर मैं तो यही कहती हूँ कि कोला तो बच्चों से 100% अवॉइड करें, कोला चाहे दूर चिट्टा है, रखें. चाहे नीला है, चाहे पीला है, व्हाटएवर. लेकिन अगेन ज्यादती ख़राब कर रही है ना. हम वही बात, हम जब चाय इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, या उसमें चीनी डालते हैं, या उसमें कोई सोडा डालते हैं, दूध के साथ डालें या कुछ भी करें, हम उसको बेतहाशा बेदरेग इस्तेमाल करते हैं. अगर आप लिमिट करते हैं तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट, बट शुरू से आदत ही ना डालें. Thank you so much, Aisha. God bless you. Thank you for giving us such detailed explanation. Honored. Because अक्सर होता है व्यूअर्स कि हम स्पेसिफिक चीज़ों पर बात करते हैं, दूध की बात हमेशा रह जाती थी, इसलिए भी क्योंकि हर बंदा कहता है जी हमने डेयरी छोड़ दिया, आजकल दूध 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 और हमने रोटी चावल चीनी छोड़ दिया. ओ भाई, दूध तो ना छोड़ो. हम तो क्या, अब ये भी कहते हैं कि भाई कोई भी चीज़ ना छोड़ो, टाइमिंग्स बदल लो उसके, अगर बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है तो. क्योंकि कोई भी चीज़ आप अपने जिस्म से निकालेंगे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पीरियड के लिए, तो जब आप उसको वापस अपनी बॉडी में इनकॉर्पोरेट करेंगे, आपका निज़ाम हज़म भी उड़ जाएगा और साथ साथ फिर वेट गेन और दूसरे मसाइल भी होने शुरू हो जाएंगे. सो एक हेल्दी लाइफ के लिए दूध का रेगुलर इस्तेमाल करें. दूध नहीं कोई डायरेक्टली पीता, अव्वल तो इनकरेज करें, नहीं पीते उसकी रेसिपीज़ चेंज करें, वो भी नहीं होता तो फिर कम से कम दूध से बनी अज्जा ज़रूर इस्तेमाल करें. यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे आजकल ये जो आई इन्फेक्शंस की अजीबोगरीब कहानियाँ निकली हुई हैं, बार बार सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, इस पे हम बात करेंगे. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स. आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, आंखों का जब भी कोई मसला होता है तो हमारे जहन में तो एक ही बंदा आता है जिनको फ़ोने कर कर के हमने सब ने पागल किया हुआ है, वो है डॉक्टर अली ज़ैनुल आबिदीन. आई स्पेशलिस्ट है एट द मेयो हॉस्पिटल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ ऑप्थेमोलॉजी, हेड ऑफ डायग्नोस्टिक एट किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, एंड ऑफ कोर्स माशाल्लाह इनकी प्राइवेट प्रैक्टिस भी बहुत सक्सेसफुल है माशाल्लाह. अस्सलाम वालेकुम डॉक. वालेकुम सलाम जुगन, थैंक यू वेरी मच फॉर अ वेरी नाइस इंट्रोडक्शन. आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं आजकल? तो आपकी जो बरादरी के लोग हैं, जिस तरह अल्लाह माफ़ी दे कोविड आया था तो सारे जो पल्मोनोलॉजिस्ट थे उनकी ज़िंदगी अजाब हुई थी, जाहिर है, क्योंकि ऑब्वियसली इतने केसेस बार बार आ रहे थे. अब वही वाला सीन है आई इन्फेक्शन का. ये क्या, ये पिंक आई, आंख की इन्फेक्शन, ये इतना बड़ा जो आंख लाल हो जाती है फिर दूसरी भी हो जाती है, पूरा घर में, ये क्या है? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं. आज बल्कि मैं आ रहा था तो मेरी ही बात हुई, मैंने कहा आई ऑलवेज कम विद अ वेरी पॉजिटिव इमेज एंड वेरी पॉजिटिव थिंग्स, एंड
न्यू इनोवेशन बताने के लिए आता हूँ, बट आज आई वाज नॉट फीलिंग जो दैट करंट इनोवेशन चल रही है उसका भी कुछ कर ले। आई वाज नॉट फीलिंग वेरी हैप्पी बिकॉज ये एक वबा इस वक्त बिल्कुल एक पेंडेमिक की सूरत इख्तियार कर गई हुई है, और इशू ये है कि ये एडिनो वायरल इन्फेक्शन, एक वायरल इन्फेक्शन, इसे आशोब चशम कहा जाता है या वायरल कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है। इसमें इंसान की दोनों आंखें जो है, पहले एक आंख शुरू होती है और फिर दूसरी आंख सूजना शुरू हो जाती है। इशू ये होता है कि वो तमाम पेशेंट्स जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत से मुराद ये है कि जिनकी इम्यूनिटी, जिस तरह बच्चे हैं छोटे, उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, वो पेशेंट्स जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनकी इम्यूनिटी कम होती है, ओल्ड एज पेशेंट्स, जो यंग पेशेंट्स और जो यंग गर्ल्स और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव डाइटिंग एंड ऑल दैट, उनकी इम्यूनिटी आम पब्लिक की निस्बत बहुत ज़्यादा कम होती है। दीज आर दोज पीपल हु आर प्रोन फॉर दिस इन्फेक्शन। और ये इन्फेक्शन जो है, इशू ये होता है कि आप एक दफ़ा अगर एक्वायर कर लेते हैं तो ये कंटेजियस है, जस्ट लाइक कोविड, जिस तरह आप हाथ मिलाने से या टच करने से, इवन देखने से, मतलब वी सी द पेशेंट्स, हम तो देखते हैं और वी आर मोर प्रोन, और उसमें ये कि वो आप उसको वो फैल सकती है क्योंकि ये एयरबॉर्न है, हवा के साथ। क्योंकि यही तो नहीं समझ आ रही कि पानी में है, किसी से लग रही है, सबसे पहले तो ये बताइए ये लग कैसे रही है? देखिए इसमें क्योंकि एडिनो वायरल, देखिए आपने कहा देखने से, अब देखिए मैं इतने फासले पे हूँ आपसे, बिल्कुल ठीक है, अगर आपको आई इन्फेक्शन है मुझे हो जाएगी। ये एयरबॉर्न से मुराद ये होती है कि हवा, एग्जैक्टली, अगर मेरी इम्यूनिटी कम है, मेरी मुदाफ़ियत कम है तो मुझे हो जाएगी, ठीक है। एग्जैक्टली सेम गोज फॉर द अदर पेशेंट। तो जो लोग एनके पहन रहे हैं आजकल, यस, दैट इज़ अ गुड वे टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, कि वो एटलीस्ट जिसको इन्फेक्शन हुई हुई है वो अपनी इन्फेक्शन उसके अंदर ही मतलब। और दूसरी बात, आंखों को बार बार हाथ ना लगाएं। मैंने नोट किया है कि जिन लोगों को आई इन्फेक्शन होती है वो बार बार अपने आंखों को हाथ लगा के चीज़ों को हाथ लगाते हैं, फिर वो चीज़ें जब आप दूसरों के हाथ में पकड़ाते हैं उनको इन्फेक्शन हो जाती है। आपने टॉवल, टिश्यू पेपर्स जो आपने यूज़ करना है, उस टिश्यू पेपर को दोबारा यूज़ नहीं करना, उसको आपने फेंक देना है। टॉवल्स जो है उनको आपने अलग कर देना है। उसके बाद आपने इस बात को मेक श्योर करना है कि हस्बैंड वाइफ अगर एक रूम में है तो आप कमरा अलग कर लें, आइसोलेशन उसमें। और देखिए समझ लें, इसको 14 दिन, 7 से 14 दिन लगते बात हैं। करी मुझे आंखों में खुजली होनी शुरू हो गई है। 7 से 14 दिन इसमें कम से कम लगते हैं, इस बात को समझें आप। 7 to 14 डेज एटलीस्ट होगा। उसमें शुरू में पानी आएगा, रड़क होगी और आंखें रेड हो जाएंगी। और उसके बाद आंखें तो नहीं रेड मेरी व्यूअर्स। हाँ, फिर और उसके बाद जब ये बढ़ता जाएगा तो आंखों के साथ साथ जो देखिए आंख का जो ब्लैक पार्ट है, जब तक वो इन्वॉल्व नहीं है उस वक्त तक सिर्फ ये चीज़ खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर खुदा ना खासा ब्लैक पार्ट जो कॉर्निया है अगर वो इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएगा तो ये कैराटाइटिस की तरफ चला जाएगा और उसके साथ नज़र की जो बिनाई है वो इफेक्ट होगी। मैंने अभी एक पिक्चर दिखाई है, एक आंख जो है वो लाल हुई हुई है अंदर से। अब इतनी लाल तो नॉर्मली भी आंख हो जाती है। नहीं देखिए, किसी दिन नींद ना पूरी हुई हो, आंख आपकी लाल हुई हुई होती है। अब ये एक तस्वीर हम फॉर एग्जांपल दिखा रहे हैं जिसमें काफ़ी स्वेल हुई हुई है। इस स्टेज पे आके पता चलता है आपको इन्फेक्शन है। देखिए उससे पहले तो पता ही नहीं चलता। उसे प्रोड्रोम कहते हैं। प्रोड्रोम से मुराद ये कि जब इनिशियल स्टेज होती है जिसके अंदर वायरल जो मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है और उसने इन्फेक्शन कार्य कर ली होती है, वो जो वायरल प्रोड्रोम होता है उसकी यही पिक्चर होती है। भाई आपने 7 से 14 दिन का, देखिए 7 से 14 दिन कहीं दफ्तर से छुट्टी लेना, बच्चों को घर रखना बड़ा मुश्किल होता है। मेरा आपसे ये अब सवाल है कि ये कितनी देर तक इन्फेक्शस आप रहते हैं? अंडरस्टैंड करें मेरा पॉइंट कि देखें ना, अब आंखों से पानी आना शुरू हुआ, आंखें लाल होनी हुई, अभी तो किसी को समझ ही नहीं आई। 2-3 दिन इसी में गुजर गए, फिर तीसरे दिन कहीं जाके आंख सूजी बड़ी हुई। कब तक आप इन्फेक्शस होते हैं? आपकी आइसोलेशन, क्वारंटीन कितने देर? एग्जैक्टली, जैसे ये आप बहुत अच्छी, जब आपकी आंख जब रेडनेस होना शुरू होती है वो आपकी इन्फेक्शन स्टेट है। का शुरू हो गया वो इन्फेक्शन पानी भी आना, जब पानी और ये आपकी इन्फेक्शन स्टेट शुरू हो चुकी है। उसमें ये होता है नॉर्मली एक आंख से शुरू होती है फिर वो दूसरी आंख में चली जाती है और उसका इन्फेक्शन स्टेट एग्जैक्टली वो यानी कि 7 दिन का वक्त है, लेकिन अगर दूसरी आंख में भी चली गई तो 14 दिन का वो क्रॉस इन्फेक्शन हो जाती है। क्रॉस इन्फेक्शन होती है उसमें, इसलिए जो पेशेंट्स हम उनको ड्रॉप्स देते हैं वो मेक श्योर करते हैं कि वो ड्रॉप सिर्फ उसी आंख में डालें, ऊपर करके डालें, उसकी नोजल को आंख के करीब ले जाके टच ना करें, बिकॉज जब आप उसको करीब ले जाके डालते हैं तो उसकी टिप के अंदर भी वही इन्फेक्शन हो जाती है और फिर वो आपकी और इस्तेमाल करेगा तो उसको भी वो इन्फेक्शन हो जाएगी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। और बाय द वे जिनकी आंखों में इन्फेक्शंस हैं, अगर आपके घर में सबको भी इन्फेक्शन है तो हर बंदे का आई ड्रॉप अलहदा होना चाहिए। एग्जैक्टली। अक्सर लोग करते हैं कि यार ये 2-3-4 पे हफ्ता तो यूज़ करना है तो हम सारे ही यूज़ कर लेते हैं एक ही को। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, हर बंदे के आई ड्रॉप अलहदा रखें। हम तो मतलब जब इस टाइप का कोई इशू कभी होता है तो हम हमेशा नाम लिख लेते हैं कि इस बंदे का ये, इस बंदे का ये, इस बंदे का ये, और हर बंदा अपने अपने पास रखे। क्योंकि उसके साथ ही सबसे बड़ा इशू यही हो रहा है कि जब
आपने वही ड्रॉप की टिप को दूसरी तरफ यूज़ किया तो जो आपने उधर कम किया है वही दोबारा वही लोड उठा के वो दूसरी तरफ ले अच्छा, अब जाएगा। इसका इलाज क्या है डॉक्टर? देखिए मैडम, उसमें सबसे पहले आपको पेन रिलीफ देना है पेशेंट को, आपने उसको कंफर्टेबल करना दर्द भी है। होती है? दर्द होती है, डेफिनेटली दर्द होती है इसके अंदर। और उसके बाद फिर आपको एंटीबायोटिक चाहिए होते हैं। सुपर इम्पोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है, वायरल इन्फेक्शन तो हुई हुई है, तो उसके बाद बैक्टीरियल इन्फेक्शन इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर जाती है। तो सुपर इम्पोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना है, आपने इसमें एंटीबायोटिक और माइल्ड स्टीरॉइड का थोड़ा सा कम्बिनेशन, डिकंजेस्टेंट जिसे कहते हैं, वो आपने इस पे देना होता है, लेकिन वो डॉक्टर को देखने के बगैर आपने नहीं देना। अगर ये रेड आई है और आपने डॉक्टर को देखे बगैर ही इस्तेमाल कर लिए ड्रॉप्स, तो वो भी थोड़ा सा है, उसमें बेहतर है कि आप एक दफ़ा दिखा दें अपने मॉलिश को, एक दफ़ा वो तसल्ली कर ले कि आँख का प्रेशर या कोई और वजह तो नहीं जिसकी वजह से ये रेड आई हो रही है, सिर्फ ये अशोब चशम ही है जिसकी वजह से रेड आई हो रही है। सो अगर फिर जस्ट अशोब चशम जस्ट वायरल कंजक्टिवाइटिस, तो उसके लिए वो ड्रॉप पर्टिकुलर दे। लेकिन अगर खुदा न खास्ता वही रेड आई खुदा न खास्ता काले मोती की वजह से हो रही है या किसी और वजह से हो रही है, तो उसमें ये ड्रॉप्स टोटल कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो जाते हैं, वो नहीं दिए जाते। तो इसलिए बेहतर है कि अगर तो एक तो वबा फैली हुई है, लेकिन बाद में जो एक लेकिन देखिए प्रॉपर आई स्पेशलिस्ट के पास जाए। दिखा के उसके बाद अक्सर लोग जो है वो बस इमरजेंसी में जा रहे हैं, अस्पतालों की इमरजेंसी में आंख दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं अच्छा जी आप ये कतरे ले ले, बात खत्म हो गई। देखिए इमरजेंसी में मेनली आपका वो इमीडिएट जो प्रॉब्लम होती है ना, उस वक्त उस सेकंड आप जिस चीज़ पे इमरजेंसी में आपका इलाज होता है, प्रॉपर मुआलिज को दिखाना वो भी प्रॉपर मुआलिज है, लेकिन उनका काम फ़र्क है। उनके पास ऐसे लोग भी आ रहे हैं जिसको खुदा ना खास्ता किसी को गोली लगी हुई है, किसी को चोट लगी हुई है, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, तो उन्होंने फ़ौरन आपकी आई इन्फेक्शन का जी कतरे ले लें, अच्छा जी आप ये दवाई ले लें, आप जाएं। लेकिन प्रॉपर किसी आई स्पेशलिस्ट के पास जाके दिखाना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल सही, क्योंकि ये बिगड़ सकता है, बिल्कुल सही, ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। इसके अंदर अगर खुदा न खासा वो जो वाइट पार्ट है उसमें रेड होने के बाद जब वही चीज़ ब्लैक की तरफ आएगी तो वो केराटाइटिस कॉज कर देगी। केराटाइटिस से मुराद ये है कि उसकी आंख का जो देखने वाला हिस्सा है उसके ऊपर वो स्पॉट्स बनना शुरू हो जाएंगे, और वो एडिनोवायरल इन्फेक्शन जिसमें आंख के अंदर सेंटर ब्लैक के ऊपर स्पॉट्स आना शुरू हो जाए, वो 7-7, 8-8 महीने नहीं जाते, वो दैट इज समथिंग व्हिच इज सीरियस। सो वी हैव आप टू एहतियात और एसओपीज बताएं मुझे। सबसे पहले ये कि आपने अपने आंखों को और अपने मुंह को और अपने हाथों को साफ़ रखना है। जिस तरह इंसान वज़ू करता है या नमाज़ पढ़ता है या जिस तरह आप मिलते हैं किसी पब्लिक गैदरिंग से थोड़ा सा प्रिवेंट करें, बिकॉज इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि किसी एक पेशेंट में कैरियर बना हुआ है और वो उसने आपको ट्रांसमिट कर दिया। ठीक है, सो गैदरिंग्स को थोड़ा सा अवॉइड करें, टॉवल, अपने टिश्यू पेपर्स और ये सारी चीज़ें यू हैव टू सेपरेट देम। और उसके बाद जो छोटे बच्चे हैं, भाई वही वाली बात है ना, कोविड में जो एहतियात, वो मैं कब से ये बात कह रही हूँ कि कोविड में जो वाहिद अच्छी चीज़ हुई, तबाही मचा दी कोविड ने, लेकिन एक अच्छी चीज़ की कि हमें सिखा दिया कि हाथ साफ रखने हैं। मुंह के अंदर और आंखों के अंदर हाथ अगर आप लगाएं तो उनको वॉश करें और अपने आप को नीट एंड क्लीन रखें, मास्क का इस्तेमाल करें। अब आप अगर किसी जगह पे पब्लिक स्पेस पे जा भी रहे हैं तो अगर आप एटलीस्ट मास्क पहन लेते हैं, और जिस बंदे को आई इन्फेक्शन है अव्वल तो आप ना बाहर जाए ना, अगर आई इन्फेक्शन है आप हॉस्पिटल आप काम पे मत जाएं, बच्चों को प्लीज स्कूल मत भेजें अगर उनको आई इन्फेक्शन है, क्योंकि सारे बच्चे बीमार हो जाते हैं। अब ये अब मेरी बेटी की उस दिन खांसी जुकाम तो उसको हुआ, उसको- एक हफ्ता वो पिछला हफ्ता स्कूल नहीं गई क्योंकि स्कूल में 2-3 बच्चों की तबीयत खराब थी, उनके पेरेंट्स ने स्कूल भेज दिया। यही मैं बता रहा हूँ कि अगर पिंक आई होना शुरू होगी है तो इट इज़ नॉट ए मैंडेटरी थिंग कि जी आप बच्चे को लाजमी भेजें। आप बच्चे को मेक श्योर करें उसको छुट्टी करवा सकते हैं, उस बच्चे को ऑफ करवा सकते हैं ताकि वो उसको इवन ये मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर एक हफ्ते के लिए भी उसको रेस्ट दिया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है, ताकि बाकी लोग ना इफेक्ट हो। तो मतलब कोविड वाले एसओपीज फॉलो कर लें, और अगर आपको बीमारी है तो आप मत जाए ना। शादी अटेंड करनी है फलां की, भाई आपने फलां की शादी अटेंड करनी है, आपने दुल्हा दुल्हन को भी बीमार कर दिया, उनके पूरे ख़ानदान। और अगेन जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि जिसकी कुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर है उसके लिए बहुत डेंजरस है ये, डायबिटीज़ के पेशेंट, हार्ट पेशेंट, मतलब वी हैव टू बी केयरफुल। ओल्ड एज पेशेंट, ओल्ड एज के पेशेंट्स हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके उनका थिन एंड स्लिम, बहुत पतले लोग जो है जिन बहुत थिन है उनकी मुदाफ़ियत कम होती है, जो मतलब एक्सरसाइज वगैरह किए बगैर सिर्फ डाइट को कम करके बहुत ज़्यादा कम हो। अच्छा, अब देसी टोटके लोग बड़े ट्राई कर रहे हैं। मैंने जो बता देती हूँ, जो मैंने ऑनलाइन भी पढ़ा है, क्योंकि आपसे मुलाकात करने से पहले बंदे को तैयारी पूरी करनी पड़ती है, वरना बंदा ज़रा ज़्यादा नालायक लगता है। रोज़ वाटर का मैंने 6-7 जगह पढ़ा है। 1-2 लोगों ने कहा रोज़ वाटर में ग्लिसरीन मिक्स करके अपनी आंखों में स्प्रे करें। फिर मैंने एक और जगह पे पढ़ा कि किसी ने कहा कि भाई बार बार पानी के छट्टे आंखों में मारते रहें तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने बड़ी ऑड सी सुनी कि उसको गर्म कर करके ना कपड़े को, जिस तरह हम उसमें करते हैं स्टाई में, आपको याद है जब आंख के अंदर वो निकल आता था दाना सा, वो जो कहते थे कि साथ निकलेंगी ये, या पता नहीं, मैं तो अंग्रेजी में स्टाई कहते हैं, पता नहीं उर्दू में उसका क्या नाम है।
तो वो उसको कपड़े को गर्म कर करके ना ऐसे करके आंख पे लोग लगा रहे हैं। मतलब मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें अभी पढ़ी चलिए हैं बहुत आते अच्छा, हुए। आपने बड़ी अच्छी बात की। पर इसी से बात शुरू करते हैं। जब आप हीट देते हैं, वायरस जो है वो हमेशा हीट में एक्टिवेट होता है। ऑलवेज रिमेंबर, हीट इज़ गोइंग टू एक्टिवेट द वायरस। सो तमाम वो पेशेंट जिनको अशोब चशम है या जिनकी आंख के अंदर ही इन्फेक्शन हो जाती है, अगर आप उसको हीट करेंगे या इवन इफ़ यू गिव देम कि जी आप मैं टिकोर गरम टिकोर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, गरम टिकोर के साथ वायरस रीएक्टिवेट करेगा, वायरस को एनर्जी मिलेगी और वो ज़्यादा मल्टीप्लाई करेगा। सो हीट इज़ नॉट गुड फॉर द अपनी वायरस। सेंस मत मारे। एक हीट नहीं करनी, कोल्ड स्पॉन्जेस कर सकते हैं जस्ट टू मेक यू फील कंफर्टेबल, बट अगेन वो भी ना ठंडे करें। बट वही ना वाली भी करें, बात है ना, करें, अब बेहतर अगर है। आप छोटा एक तौलिया लेते हैं उसको उससे ठंडी टकोर करते हैं, अब आप एक दफा की तो उसके बाद आपने फिर जब उसको उठा के उसी कपड़े वो को वायरल वापस लोड आंख दोबारा पे लगाया बढ़ तो गया। आप इन्फेक्शन को घुमाई जा रहे हैं वायरल अपने मुंह लोड के ऊपर अंदर। बढ़ा देंगे आप। सो एक तो बात ये हो गई, ठीक है। उसके बाद सेकंड बात ये जो आपने अभी ग्लिसरीन बेसिकली क्या करती है, पानी खींचती है। ग्लिसरीन क्या करती है, ग्लिसरीन होती है जो पानी खींच लेती है, कॉर्निया के अंदर से पानी खींचेगी, आँख में से पानी खींचेगी। सो ग्लिसरीन इज़ नॉट आइडियली इंडिकेटेड। उसकी कोई और इंडिकेशन होती है बट नॉट इन वायरल कंजक्टिवाइटिस, ठीक है जी। पानी को रोज धोना वाटर। या रोज़ वाटर, देखिए रोज़ वाटर प्योर नहीं होता, रोज़ वाटर इज़ वेरी रेयर टू गेट हमारे यू यहाँ प्योर। प्योर नहीं मिलता। और दूसरी बात यह है कि व्यूअर जब आप उसको स्प्रे करते हैं ना, आप में मिर्चें वैसे ही बड़ी लगती हैं, तो अगर आप इस बीमारी में करें, अगर जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, आपने छिटे वो पानी के उसकी बजाय इवन जस्ट टू वॉश योर आइज, अपने हाथों को अच्छी तरह साफ करके अगर अपने आंखों को वैसे ही फ्री फ्लो से साफ करें तो वो किसी हद तक ओके है। दैट इज, उससे क्या है, लिड हाइजीन बेहतर हो रही है या आई हाइजीन बेहतर हो रही है जब आप उसमें से वाटर ओवर थ्रू या क्रॉस थ्रू करते हैं। तो ये एक बात चले समझ आती है, वो उसे ओके कर दिया जा सकता है। लेकिन ग्लिसरीन अगेन इज अ मेडिकेटेड थिंग, ग्लिसरीन इज़ नॉट एडवाइजेबल, वार्म सोक्स इज़ नॉट एडवाइजेबल। उसके बाद फिर जो आपने बताया कि रोज़ वाटर अगेन इट्स नॉट प्योर, बेटर नॉट यूज़ करें इसको ना। उसकी बजाय टीयर्स होते हैं, आर्टिफिशियल टीयर्स, जो कि आपने पैक लेने जिसमें कोई जो infection- सिलाइन होते हैं सिर्फ। ठीक है, हाँ, पैक्ड आर्टिफिशियल टीयर्स वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं अपने आप को कंफर्टेबल के लिए। एनएसएड्स होते हैं, एनएसएड से हमारे पैरासीटामोल वगैरह खाने की दवाई नहीं होती दर्द की, इसी तरह एनएसएड ड्रॉप्स होते हैं जो आंख के अंदर ड्रॉप्स डालते हैं अपने आप को कंफर्टेबल करने के लिए। लेकिन प्लीज डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे तो यूज करे ना। दैट इज समथिंग व्हिच मैंने हमने बात ही यहाँ से शुरू की कि व्यूअर्स चले इमरजेंसी में जाके आपने चेक करा लिया, लेकिन आपने एक्चुअली आई डॉक्टर पे जाना है। तो अगर आप ऑप्थोमोलॉजिस्ट या आई सर्जन या आई डॉक्टर किसी भी आंख के स्पेशलिस्ट को जानते हैं तो उसके पास जाके अपना चेकअप कराएं। जहां आपने इमरजेंसी में भी जाके अपना टाइम लगाना ही है तो बेहतर है कि आप राइट बंदे के पास जाएं। और जब तक आप डॉक्टर तक नहीं पहुंचते, ठीक है, आंख पे थोड़े से पानी के छट्टे कर लिए, वटेवर, आपने कोई पंगा नहीं करना प्लीज़, क्योंकि अच्छा भला सिंपल केस कॉम्प्लिकेट हो जाता है। डॉक्टर साहब, आपका पैगाम एंड में। पैगाम ये है कि लिड हाइजीन को बहुत बेहतर करें, खुराक का बहुत अच्छा ध्यान रखें, अपनी मुदाफ़ियत बेहतर करें और पब्लिक गैदरिंग्स में इन डेज़ के अंदर थोड़ा सा अवॉइड कर लें। और पब्लिक गैदरिंग में स्कूल भी इंक्लूडेड है, दफ्तर भी इंक्लूडेड है, इवेंट्स भी इंक्लूडेड है। अपने घर में भी प्लीज़ गेस्ट को मत इनवाइट करें। बड़े लोग ऐसे करते हैं कि अच्छा मैं नहीं बाहर निकलूंगी, मैं खाना शाना बनू के। भी आप खाना भी जब बना रही हैं तो वो इन्फेक्शन आप स्प्रेड कर रही हैं। तो मेहरबानी से, तबीयत नहीं ठीक, ये हफ्ता 10 दिन आप प्लीज़ क्वारंटीन में रहें और इस चीज़ को ऑब्जर्व करें कि किसी और को घर में तो नहीं हो रहा। क्योंकि ऐसे भी हो रहा है कि एक बंदे का ठीक हो रहा है तो अगले का शुरू हो रहा है। Yes. तो वो पूरा घर जो है, जब तक सारे बंदों का लास्ट बंदे को आई इन्फेक्शन ना हो और उसके साथ 10 दिन ना गुजर जाएं, तब तक आपका घर इस बीमारी से फ्री नहीं है। आप दफ्तर पे जा सकते हैं वटेवर, लेकिन नीट एंड क्लीन करके दूसरे की चीज़ें शेयर किए बगैर, विदाउट इन्फेक्शन। थैंक यू डॉक्टर साहब, welcome जी, ब्लेस यू। welcome. व्यूअर्स, आप लोगों के जो सवालात थे, खदशे थे, आई होप कि डॉक्टर साहब ने क्लियर किए हैं। हमारी कोशिश यही होती है कि जो सबसे करंट इश्यूज़ हों उन पे बात करें। अब ब्रेक के बाद हम बात करेंगे रबीउल अव्वल की मुनासबत से। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना जारी है और हमारी कोशिश है कि डेली कुछ ना कुछ सीखें, कोई ना कोई अच्छी पते की बात करें। और आज ऑफ कोर्स हम बात करेंगे ऐसी अजीम हस्तियों की जिनके मकाम को हम जैसे लोग तो बिल्कुल भी डिफ़ाइन नहीं कर सकते, लेकिन एक कोशिश है। बात करेंगे आज हम मकाम अहले बैत की। और इस टॉपिक पे बात करने के लिए मेरे बहुत ही प्यारे भाई, एक बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनैलिटी, जो इस्लामिक स्कॉलर तो हैं सो हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक
फिलैंथ्रोपिस्ट, एक सोशल वर्कर, एक इंसान दोस्त पर्सनालिटी हमारे साथ है। मुफ्ती अबू मोहम्मद हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुछ ऐसा बाबरकत और प्यारा महीना चल रहा है कि सुभान वैसे अल्लाह। चेहरों पे सुभान अल्लाह। मुस्कुराहट रहती है। सुभान कोई भी घर पे टेंशन कुछ भी चल रही हो, जब इंसान सोचता है कि रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना, तो वैसे ही इंसान को पता होता है कि बरकतें ही बरकतें हों। अल्हम्दुलिल्लाह। एंड देन ऑफ कोर्स हमारे साथ तो बहुत ही प्यारे और टैलेंटेड भाई जिनको अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है, रमूज़ अली कलंदरी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। और अथर नवीद कौसर, प्यारे छोटे भाई हमारे, इनके साथ अब पुराना साथ होता जा रहा है। ऐसे है बिल्कुल। तो सर आपकी इजाज़त से जी। अगर हम कलाम से आगाज़ जी, जी, करें और बिल्कुल, फिर अपने बिल्कुल, गुफ्तगू के बिल्कुल, सिलसिले बिल्कुल, को बिस्मिल्लाह। आगे बढ़ाएं। जी भाई। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदा जिस पे नाज़ा, खुदाई भी कुर्बा, महक जिसकी फैली गुलिस्तां गुलिस्तां। खुदा जिस पे नाज़ा, खुदाई भी कुर्बा, महक जिसकी फैली गुलिस्तां गुलिस्तां। ये कितना करम है तेरे घर हलीमा, ये कितना करम है तेरे घर हलीमा। तेरे घर हबीबे खुदाया गए हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उठी चार सूरह मतों की घटाएं, मुअत्तर मुअत्तर है सारी फिजाएं। उठी चार सूरह मतों की घटाएं, उठी चार सूरह मतों की घटाएं, मुअत्तर मुअत्तर है सारी फिजाएं। खुशी में ये जिब्रील नगमे सुनाए, खुशी में ये जिब्रील नगमे सुनाए। वो शाफे रोज़े जज़ाया गए हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जुल्मत से कह दो के डेरे उठा ले, के हैं हर तरफ अब उजाले उजाले। ये जुल्मत से कह दो के डेरे उठा ले, के हैं हर तरफ अब उजाले उजाले। कहा जिनको हक ने सिराजुम मुनीरा, कहा जिनको हक ने सिराजुम मुनीरा। मेरे घर वो नूरे खुदाया गए हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत ही खूबसूरत आगाज़ हमारे सेगमेंट का। मुफ्ती साहब, मुकामे अहले बैत की बात करने से पहले अहले बैत हैं कौन? बहुत ही मुश्किल सवाल आपसे पूछा है, मुझे पता है, लेकिन मैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रही हूँ कि जब हम अहले बैत की बात करते हैं तो हम
किन अजीम हस्तियों की बात कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया इस मुक़द्दस माह मुबारका में इस उन्वान के चूज़ करने का, इंतखाब करने का। अहले बैत इज़ाम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन वो मुक़द्दस हस्तियाँ हैं, वो चुनीदा लोग हैं जिनका इंतखाब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमानों पर अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिश्तेदारी और रिश्तों में किसी न किसी हिस्से के लिए किया है। अहले बैत इज़ाम हैं कौन, ये बड़ा अहम सवाल है। इसके मुतल्लिक़ आप यूँ समझ लीजिए कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तमाम अज़वाज मुतहरात अहले बैत हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियाँ हुज़ूर का अहले बैत हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे हुज़ूर का अहले बैत हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवासे हुज़ूर का अहले बैत हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बनी हाशिम के जितने रिश्तेदार हैं बनु अब्बास के, वो सारे अहले बैत में शुमार होते हैं। और ये वो चुनीदा लोग हैं जिनका रब्बुल आलमीन ने इंतखाब फरमाया और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनके जो फ़ज़ाइल, इनके जो मनाक़िब अपनी ज़ुबान से बयान फरमाए। मैं ये समझता हूँ कि आज उन मनाक़िब को उम्मत के सामने होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि यही वो लोग हैं जो इस उम्मत के लिए बेहतरीन नमूना हैं। अगर इस नमूने पर, इस मॉडल पर, इस नक्शे पर उम्मत नज़र नहीं रखेगी तो उम्मत कभी भी अपनी मंजिल को नहीं पहुंच सकेगी। अहले बैत वो कश्ती है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये दुनिया जहाँ रहती है, इस दुनिया को, इस सफ़र को ख़त्म करने के लिए, अल्लाह के पास पहुँचने के लिए एक कश्ती की ज़रूरत है और वो कश्ती मेरे अहले बैत की कश्ती है। तो सर फिर जब हम पंचतन पाक की बात करते हैं, जी जी, तो वो अहले बैत की मज़ीद कैटेगरी है एक। देखिए आप समझ रहे हैं कि मैं ये क्लियर करना चाह रही हूँ। अहले बैत जो चादर तत्हीर है, कुरान करीम के अंदर आयतें मौजूद है, इन्नमा युरीदुल्लाह, बिल्कुल अल्लाह ने ये चाहा, अल्लाह ने ये इरादा कर लिया। क्या इरादा कर लिया कि यानी ये जो शख्सियात हैं, हज़रत हसनैन करीमैन हैं, हज़रत अली हैं, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हैं, हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनको अपनी चादर के नीचे ला कर क्या फरमाया, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहले बैती, अल्लाह इनको मेरे अहले बैत में शामिल फरमा। अहले बैत हुजूर के पहले भी थे और ये भी अहले बैत में शामिल हो गए। फिर अल्लाह ने चाहा क्यों? अल्लाह ने ये चाहा, यानी अल्लाह ये चाह रहा है, अल्लाह ये कर रहा है कि किसी भी किस्म की जो नजासत होती है, फ़िक्री, अखलाकी, अल्लाह ताला हमेशा के लिए इनसे उनको पाक करना चाहता है। अब देखिए, मासूम ज़ात तो सिर्फ नबियों की होती है, लेकिन अहले बैत को अल्लाह ताला ने ऐसा महफूज किया कि किसी किस्म की कोई अखलाकी, कोई गैर अखलाकी, कोई ग्राउट इनके करीब फटक भी नहीं सकती। तो हज़रात अहले बैत इज़ाम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन में हज़रत हसनैन करीमैन का, हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये हुजूर ने ख़ुद दुआ मांग कर इनको अहले बैत का हिस्सा बनाया। अहले बैत में अपनी चादर तत्हीर के ज़रिए इनको शामिल फरमाया। सुभान अल्लाह। ओके, अच्छा, अब मैंने ऑफ कोर्स देखिए मुकाम अहले बैत की बात डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में होती है। आज मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि सहाबा कराम कैसे एहतराम करते थे, किस मुकाम पे अहले बैत को प्लेस करते थे, क्योंकि देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी लोग अपनी फैमिली के अलावा उनके सहाबा कराम जी थे। जी, तो इस पे बात करेंगे, लेकिन आपकी इजाज़त से मज़ीद कलाम की तरफ बढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपके पास वापस आऊँगी। तो अथर, नवीद, कौसर, जी बेटा। नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। हर बुराई में गिरा दे निकाला जिसने डगमगाए हुए इंसान को संभाला जिसने कर दिया
उजाला जिसने उसी इंसान को महबूबे खुदा कहते हैं। नाम सुनते हैं तो सब सल्ले अला कहते हैं। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन नूर की आखिरी किताब लेके हुजूर आ गए। कल्बो नजर से धुंध के पर्दे सभी हटा गए। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। आपके ज़िक्र पाक से खुलते हैं चाँदनी के लब। आपके नक्शे पास है हुस्नो जमाल रोज़ शब। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। आपके दम से खुशनुमा नक्शो निगार जिंदगी गारे हीरा की आज भी चारों तरफ है रोशनी। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। व्यूअर्स, छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। बहुत ही खूबसूरत कलाम सुना हमने अथर नवीद कौसर से और हम ब्रेक में गए, ब्रेक से वापस आए हैं तो ऑफ कोर्स किचन में भी नज़र डालनी ज़रूरी है। आज क्या हमने नयाज में तैयार किया है? आज सिंधी बिरयानी हमने बनाई थी और साथ नूरपुर का डिज़र्ट जो कि मैंगो डिलाइट था, बिल्कुल रेडी है। इसको बिरयानी को हम जो है वो रायते के साथ सर्व कर रहे हैं और आपने जो टाइम दिया था उसके अंदर सब कुछ तैयार है। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। मुझे अब मैं ये कह सकती हूँ कि दुनिया का कोई काम नहीं है जो शेफ तैयबा नहीं कर सकती ऑन टाइम। थैंक यू सो थैंक मच। यू। व्यूअर्स, हमें फिर ज्वाइन किया है ब्रेक के बाद दो और सनाख्वां ने, दो और टैलेंटेड पर्सनैलिटीज़ ने जो बड़ा खूबसूरत कलाम पेश करते हैं। हाफिज़ अदनान कादरी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। और उमर चिश्ती साहब भी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। और व्यूअर्स, मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है जब भी हमारे प्यारे भाई वक्त निकालते हैं अपने बिज़ी स्केड्यूल में से हमारे लिए। आज इनकी तबीयत नहीं ठीक थी, लेकिन क्योंकि बात कर रहे हैं हम मकाम अहले बैत की, तो अल्लामा मोहम्मद शहज़ाद मुजद्ददी साहब अपना हिस्सा ना डालें, ये एक इम्पॉसिबल बात है। बेहतरीन स्कॉलर हैं, फ़िलांथ्रोपिस्ट हैं और उसके साथ साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट
कि बहुत ही खूबसूरत नात को शायर भी हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई आज बात कर रहे हैं हम मकाम अहले बैत की, आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अहले बैत अतहार आपने ज़ाहिरी टाइटल के एतबार से देखिए तो उनका तक़द्दुस रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बराह रास्त निस्बत की वजह से इस दर्जा अहम है कि ऐन हालत नमाज में जब आप अल्लाह की इबादत कर रहे होते हैं तो आपको ये सिखाया गया, तालीम दी गई शरीयत मुताहरा की तरफ से कि आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जब सलात और दुरूद भेजना है तो साथ ही उनकी आल पर, उनके अहले बैत पर भी दुरूद भेजना। हज़रत इमाम शाफ़ई रहमहुल्लाह ये फरमाया करते थे कि अहले बैत हम इससे बड़ी कोई तुम्हारी शान बयान नहीं कर सकते क्योंकि हमारे बस में नहीं है। और ये होता भी है। देखिए, हम किसी के बारे में सही कमेंट तब कर सकते हैं जब हम उसको मुकम्मल जानते हों, उसका पूरा बायोडाटा, उसका पूरा स्टेटस, पूरा स्टैंडर्ड। वरना नीचे खड़ा बंदा, ऊपर वाला एक बंदा मीनार पाकिस्तान पे खड़ा है और हम नीचे ज़मीन पे खड़े हैं, तो हम कितना कुछ उसके बारे में कह सकते हैं। ये बात जो एक इमाम मुजतहिद ने कही है ना, अभी तक इससे बड़ा कमेंट मेरी नज़र से भी नहीं गुजरा अहले बैत अतहार के लिए जो किसी उम्मती की तरफ से हो। वो कहते हैं कि इससे बड़ी शान आपकी कोई बशर बयान ही नहीं कर सकता कि हालत नमाज में भी जब तक हम आप पर दुरूद ना भेज लें हमारी नमाज ही नहीं होती। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। और फिर देखिए, नमाज के अलावा होता तो और स्टेटस था। क्या बात, क्या बात, ऐन हालत नमाज में रखा। क्या बात। और जबकि कुरान पाक में जो हुक्म आया है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, वहाँ अहले बैत का जिक्र नहीं है। वहाँ सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मेरे नबी पर सलात और सलाम भेजो। लेकिन जब सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान ने पूछा ना, कैफ़ नुसल्ली अलैका फ़ी सलातिना या रसूलल्लाह, हुज़ूर हम अपनी नमाज़ों में आप पर कैसे, यहाँ ये बात काबिल तवज्जो है। दुरूद तो आप 24 घंटे जब चाहें पढ़ें और जौन सा मर्जी पढ़ें। उन्होंने पूछा नमाज के अंदर कौन सा दुरूद पढ़ना है, तो फरमाया तुमने ये दुरूद पढ़ना है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब यहाँ एक और रेफरेंस है इसके पीछे कि इब्राहीम और आले इब्राहीम पर भी दुरूद भेजा गया था। सुभान अल्लाह। इब्राहीम और आले इब्राहीम पर भी दुरूद भेजा गया था। बिल्कुल। तो अब उस रवायत को हमने जिंदा रखना है और जारी रखना है। तसलसल है एक आले इब्राहीम ही का। क्या बात। जिसे इकबाल ने कहा था ना कि गरीबो सादा और रंगीन है दास्तान हरम, नहायत इसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। तो यहाँ एक उनका इंटरनल कनेक्शन भी है, आपस में एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है। लिहाजा वही रवायत जो जनाब इब्राहीम खलील अलैहिस्सलाम से हुई थी, यहाँ जनाब हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम से होती हुई फिर आले हबीब से आगे चलेगी। क्या बात। और इन्हीं की मेहरबानी, इन्हीं का एहसान और इन्हीं का करम है। फिर इनकी बरकत से और इनकी निस्बत से हम जैसे जो इनके मानने वाले हैं वो भी इस काबिल हो गए कि उन पर भी सलाम भेजा गया। क्या बात है। अस्सलामु अलैना नमाज में हम कहते हैं ना, वाला इबादिल्लाहि सालिहीन। तो ये भाई निस्बतें हैं। देखिए, आप उसके अहल भी नहीं, आपका स्टेटस भी नहीं था। चूंकि आप सलात व सलाम भेज रहे हैं तो वहां से रिटर्न आएगा। फरमाया मन सल्ला अलैया मर्रतन वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहि अशरा। तूने बशर होके दुरूद भेजा है मुझ पर और मेरी आल पर, मेरा रब हो के तुझ पे सलात भेजेगा। तो अल्लामा साहब आपकी इजाज़त से इतने खूबसूरत नोट पे मेरे ख्याल से हमें नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ना चाहिए। जी हाफिज़ अदनान कादरी साहब। करम के बादल बरस रहे हैं, दिलों की खेती हरी भरी है। ये कौन आया कि जिक्र जिनका न गए है
गली गली है, ये कौन आया के जिक्र जिनका, ये कौन बनकर करार आया, ये कौन जाने बहार आया, ये कौन बनकर करार आया, ये कौन जाने बहार आया, गुलों के चेहरे हैं निखरे निखरे, कली कली में शगुफ्तगी है, ये कौन आया के जिक्र जिनका, नबी को अपना खुदा न मानो, मगर खुदा से जुदा न जानो, नबी को अपना खुदा न मानो, मगर खुदा से जुदा न जानो, है अहले ईमान का ये तकाज़ा, खुदा खुदा है, नबी नबी है, ये कौन आया के जिक्र जिनका, नगर नगर है, गली गली है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, क्या बात है हाफिज़ भाई, माशाल्लाह। मुफ्ती साहब, ब्रेक से पहले एक क्यू दी थी, उस पर मुकम्मल करना चाहूँगी वो वाली बात भी, एंड ऑफ कोर्स मुजद्दिदी साहब हमारे साथ हों, हमारे प्यारे भाई, तो इनका अपना लिखा हुआ हम कुछ ना सुने इम्पॉसिबल बात है, तो मैं आपको पहले से क्यू दे रही हूँ कि अहले बैत के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चाहूँगी कि कोई हम आप कोई हदिया पेश करें, लेकिन अहले बैत, मकाम अहले बैत को सहाबा कराम किस लेवल पे अंडरस्टैंड करते थे और किस लेवल पे रिस्पेक्ट और रिगार्ड देते थे, मैं ये जानना चाहूँगी, क्योंकि इस पे कम बात हुई है, जो मैंने ऑनलाइन चीज़ें भी देखी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ा खूबसूरत सवाल है आपका। पहले तो मैं ये कहता जाऊँ कि अहले बैत इज़ाम, अहले बैत अतहार वो शख्सियात हैं कि जिनकी तारीफ़ करने से उनकी शान में कोई इजाफ़ा नहीं होता, ख़ुद बयान करने वालों की इज़्ज़त और कद काट में इजाफ़ा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसकी एक छोटी सी मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि अहले बैत किससे कहते हैं, अहले बैत कौन हैं। आप उम्रा करने जाती हैं, हज करने हम जाते हैं, वहाँ एक पत्थर है जिसे हम हजर असवद कहते हैं। हदीस मुबारक है कि यह जन्नत का पत्थर है और वो गुनाहों को, गुनहगारों के गुनाहों को सक कर लेता है, खींच लेता है। पूछा गया भाई ऐसा क्यों करते हो, कहता है जी मुझे रसूलुल्लाह ने चूमा है। तो मुझे यहाँ एक रिवायत याद आ गई कि नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को देखा कि आप हज़रत हुसैन को चूम रहे हैं। देखने वाली निगाहें किसकी हैं, ये एक ही रिवायत है, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हैं। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु व सलाम से सवाल हुआ, या रसूलल्लाह आप इनको चूमते भी हैं, सूंघते भी हैं। ये तो देखा गया है कि बेटे को चूमा जाता है मगर सूंघता कोई नहीं है। फरमाया अबू बकर चूमता इसलिए हूँ कि मेरे बेटे हैं, सूंघता इसलिए हूँ कि इनसे जन्नत की खुशबू आती है। क्या बात है, क्योंकि जन्नत के सरदार हैं, क्योंकि जन्नत के सरदार। सवाल ये पैदा होता है कि जिस पत्थर को हुजूर ने, पत्थर है, एक मरतबा चूमा, वो तो पूरी उम्मत के गुनाहों को सक कर रहे हैं, और जो अहले बैत के मानने वाली पूरी उम्मत है
और जिनको नबी करीम ने बार बार चूमा, सुबह चूमा, रात चूमा, फिर सिर्फ हुजूर ने नहीं, हज़रत अबू बकर ने चूमा, हज़रत उमर ने चूमा, हज़रत उस्मान ने चूमा, हज़रत अली ने चूमा, सहाबा इकराम ने चूमा, उनका माथा चूमा, गाल चूमे, उनके हाथ चूमे, वो हज़रत हसनैन करीमैन कितनों को अपने साथ जन्नत में लेकर जाएंगे। क्या बात है। सुभान अल्लाह। और ये बात, आपका जो सवाल है ये बड़ा खूबसूरत सवाल है मुजद्दी साहब। जी जी। हमारे यहाँ एक बड़े अलमिया ये है कि हज़रत हसनैन करीमैन की जो ज़िंदगी है वो बयान नहीं होती। हम शहादत बयान करते हैं जी, अब और बचपन बचपन बयान के करते हैं। चंद एक फ़ज़ाइल फ़ज़ाइल बयान जो- करते हैं। हाँ। ये जो दरमियान वाली 56-57 साल ज़िंदगी है, ये बयान होगी तो पता चलेगा कि उनका बेशक। प्रोटोकॉल क्या है। बाकी तमाम मामलात में हम सही। कहते हैं ना, फ़इन आमनु बिमिस्लिमा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ, कि सहाबा इकराम तुम्हारे लिए रोल मॉडल हैं, नक्शा हैं, हाँ। उन्हें देखो। तो यहाँ भी सहाबा को देखना पड़ेगा कि अहले बैत इज़ाम को हज़रात सहाबा क्या प्रोटोकॉल देते थे, क्या इज्जत देते थे, क्या वक़ार देते थे। उम्मत को वही तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। बेशक। आखिरी ज़माना में हज़रत फ़ातिमा ज़हरा जब दुनिया से जाने लगी तो चंद दिन पहले मदीना में बारिश हुई। सलाम। बारिश के आलम में हुजूर के जाने के बाद चूँकि अम्मा फ़ातिमा ज़हरा हमेशा दर्द सर में मुब्तला रही, आपके सर में अक्सर दर्द रहता था, आप एक कपड़ा बांध के रखती थीं। तो आपकी जो बांधी खादमा थी वो कहती हैं कि बारिश शदीद हुई तो दोनों बच्चे घर में नहीं हैं, और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने यूँ सर पे हाथ रख के फरमाया कि जाओ दोनों बच्चों को तलाश करके लाओ। वो पूरे मदीना में भीगी हुई बारिश में वापस आती हैं, आकर कहती हैं अम्मा जान बच्चे तो नहीं मिले। तो अम्मा जान हालांकि बीमार हैं लेकिन मुस्कुरा के कहती हैं तुमने मदीना में कहाँ कहाँ देखा? फरमाया मैंने पूरे मदीना में देखा, मैंने गलियों में देखा, मैंने बाज़ार में देखा, मुझे बच्चे नहीं मिले। तो हज़रत अम्मा फ़ातिमा मुस्कुरा के कहती हैं कि मेरे बच्चे जब भी ना मिले सीधा अबू बकर सिद्दीक़ के घर जाया करो। ये वो मोहब्बतें थीं जो हज़रात सहाबा इकराम अहले बैत इज़ाम सुभान को, अल्लाह, जी जी, आपस में मोहब्बतें थीं। आप हज़रत उमर के ज़माने में आ जाइए, वही खुशबू वाली बात याद आ जाती है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में हज़रत हुसैन कहते हैं कि किसी ने पूछा हज़रत हुसैन से, आपने सारी ज़िंदगी जो काम रोज़ाना किए हैं वो कौन कौन से हैं? फरमाया रोज़ाना जो काम मैं करता हूँ नमाज तहज्जुद है, अल्लाह का ज़िक्र है, प्यारे नाना पे दुरूद पाक है, तस्बीहात हैं, यतीमों गरीबों बेवगान के घर में राशन पहुँचाना है, और अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर से सलाम करना है। फरमाया वो कैसे? कहा मैं रोज़ाना कोशिश करता हूँ कि मैं हज़रत उमर को सलाम करने में पहल करूँ, मगर मैं आज तक नहीं कर सका। हज़रत उमर सलाम करने में पहल करते हैं। कहा वो कैसे? कहा पता नहीं वो कैसे कर लेते हैं। कहते आज मैंने तहैया कर लिया, मैं छुप के खड़ा हूँगा, हज़रत उमर को सलाम करने में पहल करूँगा। छुप कर खड़े हो गए, उधर से बूढ़े लाठी टेकते हज़रत उमर आ रहे हैं। जब करीब पहुँचे तो करीब पहुँचते साथ ही हज़रत उमर कहने लगे ए नवासे रसूल अस्सलामु अलैकुम। हज़रत हुसैन हैरान हो गए कि मैं तो छुप के खड़ा था, मैंने आपको देख रखा था, आपने तो मुझे नहीं देख रखा था। तो आंखों में आंसू आ गए, दोनों हाथों से पकड़ा, गले लगाया। फरमाया वो जो रोज़े में सोए हुए मुस्तफ़ा है ना, उसकी खुशबू बताती है कि यहाँ नवासा खड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान। क्या कहने, इतनी खूबसूरत बात आपने आगे बताई। टाइम है? टाइम बिल्कुल हमारा क्योंकि मुकम्मल होने जा रहा है, और हमें एक्चुअली एक प्रोग्राम मेरे ख्याल से इसी टॉपिक के ऊपर और करना होना चाहिए, दोबारा होना मुकम्मल और दोबारा होना मुफस्सल चाहिए। होना चाहिए। हम व्यूअर्स ज़रूर इंशाअल्लाह। कोशिश करेंगे कि एक दफ़ा फिर से इसी नशिस्त को हम कंटिन्यू करें। अलामा साहब कुछ अपना लिखा हुआ मैं अगर अशार अर्ज़ करता हूँ। सुना दे, क्योंकि आपके अशार में ही बात भी होती है, पैगाम भी होता है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु निकले नमाज पढ़ा के असर की। सैयदना अली साथ थे, खलीफा थे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह, खलीफा अव्वल। अब देखिए कॉन्टीन्यूटी कैसी है। तो बच्चों से खेल रहे थे, बच्चों के साथ गली में हज़रत इमाम हसन इमाम हुसैन अपने हम उम्र बच्चों से। तो निकले, नवासे रसूल इमाम हसन को कंधों पे उठाया और साथ एक शेर पढ़ा। सैयदना अली साथ हैं, हज़रत अली साथ हैं। कहा भी अभी शबी हुन बिन नबी लईसा शबी हुन भी अली। साथ कंधे पे बिठाया इमाम हसन को। ये था उस खलीफा ने अपनी ड्यूटी के मेरे आका और पेशरो इसी तरह नवासे को उठाया करते थे। अब नाना नहीं है तो अब मेरी ड्यूटी है कि उसी नवासे को कंधे पे उठाऊं। सुभान अल्लाह। और साथ एक जुमला कहा कि हसन, लोग तो अपने बाप के हम शक्ल होते हैं, तुम कैसे प्यारे हो कि अपने नाना के हम शक्ल। सुभान अल्लाह। ये अंदाज थे मोहब्बतों के। इसलिए अहले बैत की जो शान है वो हमें सहाबा से सीखनी है। सहाबा से रुजू करेंगे तो अहले बैत का असल मकाम खुलेगा। मनकबत का 2-3 शेर पढ़ता हूँ, फिर नात के कुछ शेर अर्ज़ कर देता हूँ कि किस ज़बान से हो बयां फ़ज़्लो कमाले अहले बैत। सुभान अल्लाह। किस ज़बान से हो बयां फ़ज़्लो कमाले अहले बैत।
आईना हुस्ने नबी का है जमाले अहले बैत। आईना हुस्ने नबी का है जमाले अहले बैत। और ऐसा घर शहजाद तारीख़ नबूवत में नहीं, क्या कहना, ऐसा घर शहजाद तारीख़ नबूवत में नहीं, ढूंढ कर लाए भला कोई मिसाले अहले बैत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नात के कुछ शेर हैं कि खुला तहजीब का दर, आदमीयत को सुरूर आया। खुला तहजीब का दर, आदमीयत को सुरूर आया। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। सुभान अल्लाह। और रऊफ़ आया, रहीम आया, करीम आया, सबूर आया। रऊफ़ आया, रहीम आया, करीम आया, सबूर आया। गुनाहगारों का हामी शाफ़े यौमिन नुशूर आया। क्या कहना, और दिया जिसने सबक नज़्मो नसक का हर ज़माने को, दिया जिसने सबक नज़्मो नसक का हर ज़माने को, निराली शान से वो साहिब खैरुल उमूर आया। सुभान अल्लाह। और न ठहरी है न ठहरेगी मुकाबिल तीरगी कोई, न ठहरी है न ठहरेगी मुकाबिल तीरगी कोई। कबा अनवार की ओढ़े कसी में गंजे नूर आया। हुई जब आमदे हक मिट गया बातिल ज़माने से, हुई जब आमदे हक मिट गया बातिल ज़माने से। जहाने कुफ्र व ज़ुल्मत में सदाकत का ज़हूर आया। सुभान अल्लाह, क्या कहना। तजल्ली जब पड़ी सरकार के नक्शे कफ़े पाकी। मुफ्ती साहब, जी जी, इरशाद। तजल्ली जब पड़ी सरकार के नक्शे कफ़े पाकी, ओहद भी झूम कर मस्ती में मिसले कोहे तूर आया। क्या बात, सुभान अल्लाह, ओहद भी झूम कर सुभान अल्लाह, मस्ती में मिसले कोहे तूर आया। और फतूहुल गैब का दर खुल गया अहले मुआरिफ पर। क्या कहना, फतूहुल गैब का दर खुल गया अहले मुआरिफ पर। लिए खैरुल बशर जब नुस्ख़े शरहुस सुदूर आया। मेरे सरकार मकता है, मेरे सरकार गर शहजाद मुझको याद फरमाएं। मेरे सरकार गर शहजाद मुझको याद फरमाएं। तो मैं कहता हुआ दौड़ूं हुजूर आया, हुजूर आया। क्या बात, तो मैं कहता हुआ दौड़ूं हुजूर आया, हुजूर आया। खुला तहजीब का दर, आदमीयत को सुरूर आया। सुभान अल्लाह, हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। माशाअल्लाह सुभान मुफ्ती साहब, अल्लाह। बहुत खूब, बड़ी बहुत ही नवाज, खूबसूरत बड़ी पैगाम। मोहब्बत। अल्लाह मज़ीद फज़ीद, अल्लाह ताला मजीद आपको आमीन, आमीन, इसी तरफ आमीन। राग़िब रखे। मैंने माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। और सबसे प्यारी बात यह है कि मुजद्दिदी साहब इतने आसान अल्फाज में लिखते हैं अपनी शायरी के, मेरे जैसे नालायक को भी समझ आ जाती है। माशाअल्लाह। माशाल्लाह। थैंक यू सर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के शो को कंक्लूड करेंगे प्यारे से उमर भाई की कलाम सुनते हैं। जी भैया। लेके पहलू में गमे उम्मते नादार आए उम्मती कहते हुए सरकार आए। सुन के सरकार मदीना विलादत की खबर हर गुनाहगार पुकारा मेरे गमखार आए। हर गुनाहगार पुकारा मेरे
गम खार आए। फर्श वालों के मुकद्दर का सितारा चमका। शोर उठा के गरीबों के मददगार आए। शोर उठा के गरीबों के मददगार आए। फिर किसे मांगने का होश रहे ऐ आज़म। बांटने वाला अगर खुद सरे बाजार आए। लेके पहलू में गमे उम्मते नादार